जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस सीरीज में जिसमें हम पीटी 365 कवर कर रहे हैं। और हमने पॉलिटी का पीटी 365 पूरी तरीके से कवर कर लिया है। अगर आपने वो नहीं देखा है तो ज़रूर देखिए। एमएम अकेडमी ऐप डाउनलोड करिए, वहाँ पर पूरी तरीके से अवेलेबल है। अब यहाँ पर आज हम आने वाले हैं इकोनॉमी के पीटी 365 में। देखिए, ये जो फर्स्ट सेक्शन है ना इसका, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी में सारे कॉन्सेप्ट छुपे हुए हैं। ये अगर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आ गए तो इकोनॉमी एकदम मक्खन है। इकोनॉमी से बहुत जो एस्पिरेंट्स हैं वो डरते हैं, लेकिन ये कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स है जो आपको एग्जाम्पल के थ्रू अगर समझ में आ गए तो आपको मतलब इकोनॉमी इतना आसान लगेगा कि आप पूरे में से पूरे मार्क्स स्कोर कर पाओगे। इसीलिए इन कॉन्सेप्ट्स को अच्छे तरीके से समझना, एग्जाम्पल के थ्रू समझना बहुत ज़रूरी है। और इसी वजह से मेरा यहाँ पर मोटिव रहेगा कि आपको ये कॉन्सेप्ट जो है वो आसानी से समझा पाओ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले तो हम जिस चीज़ पर आने वाले हैं वो बेसिकली है पॉलिसी को लेकर, क्योंकि इसी में मॉनेटरी पॉलिसी, ये सारी चीज़ें जो है आरबीआई से रिलेटेड वो बताई गई है पीटी 365 के फर्स्ट पार्ट में। अब देखिए, पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी पर जाने से पहले हमें पॉलिसी किस तरीके की होती है वो समझना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले अगर हम देखें तो पॉलिसी हमें दो तरीके की देखने को मिलती है। एक होती है बेसिकली फिस्कल पॉलिसी और दूसरी होती है मॉनेटरी पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी का मतलब क्या होता है कि जो सरकार के द्वारा कुछ पॉलिसीज लाई जा रही है, और मॉनेटरी पॉलिसी का मतलब होता है जो आरबीआई के द्वारा पॉलिसीज लेकर आ रहे हैं। अब ये पॉलिसी मतलब क्या है? मनी सप्लाई को कंट्रोल करना है। मतलब आपके हाथ में, मेरे हाथ में कितना पैसा रहना चाहिए, ये दो तरीकों से हम एडजस्ट कर सकते हैं, इसको कंट्रोल कर सकते हैं। मेरे हाथ में अगर ज़्यादा पैसा रहेगा तो क्या होगा? ज़्यादा मैं खर्च करूँगा। ज़्यादा खर्च करूँगा मतलब क्या है? जो चीज़ें हैं उनकी डिमांड ज़्यादा बढ़ेगी। चीज़ों की डिमांड ज़्यादा बढ़ेगी मतलब उसके जो प्राइजेस है वो ज़्यादा बढ़ेंगे। प्राइजेस बढ़ना मतलब क्या है? इन्फ्लेशन बढ़ना, मतलब महंगाई जो है वो ज़्यादा बढ़ रही है। वही अगर मेरे हाथ में कम पैसे रहेंगे तो उससे क्या होगा? मैं कम चीज़ें परचेस करूँगा। कम चीज़ें परचेस करूँगा तो उनकी डिमांड कम होगी। डिमांड कम होगी तो महंगाई कम हो जाएगी। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है जो आपको यहाँ पर समझना है। तो ये दोनों ही लोग कर सकते हैं। सरकार भी कर सकती है टैक्सेस के तहत, और आरबीआई भी कर सकती है अलग अलग जो उसके टूल्स है उसके तहत। तो इन्हीं को समझना यहाँ पर ज़्यादा ज़रूरी है। अब देखिए, यहाँ पर जो मनी कंट्रोल है इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है? फॉर से कि अगर जो ओनियन है, जो कांदे हैं, उनके भाव चल रहे हैं 25 रुपये पर केजी। अब इसमें अगर आप देखोगे तो लोगों के हाथ में, जो जनता है उनके हाथ में अगर कम पैसे है, फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पर 10 रुपये जो है वो जनता के हाथ में है, तो ऐसे सिनारियों में जनता परचेस नहीं कर पाएगी। 25 रुपये पर किलो नहीं परचेस कर पाएगी। इसलिए जनता जो है वो क्या बोलेगी कि भाई मैं प्याज नहीं खाती हूँ, है ना? ये जनता जो है उनके द्वारा कहा जाएगा। लेकिन अगर समझ लीजिए सरकार के द्वारा एक फ्रीबी लाया जाता है कि सभी महिलाओं के अकाउंट में 20-20 रुपये डाले जाएंगे, तो अब इससे क्या हो जाएगा? इससे जो अब आम जनता जिनके अकाउंट में कितने थे, उनके अकाउंट में कितने पैसे थे? 10 रुपये थे। अब वो कितने हो जाएंगे? 30 रुपये हो जाएंगे। यहाँ पर आप देखिए 30 रुपये जो है उतने हो जाएंगे। इससे क्या होगा? अब जनता खुश हो गई। जनता के पास अब जो 25 रुपये पर किलो के कांदे हैं वो खरीदने के पैसे आ चुके हैं। अब जो जनता पहले कांदे नहीं खाया करती थी, अब वो बोलेगी कि हाँ भाई मैं प्याज खाती हूँ जी। और सिर्फ यही नहीं, बाकी भी जो महिलाएं हैं वो भी अब प्याज खरीद पाएगी। इसलिए अब सभी महिलाएं क्या बोलेंगी कि मैं प्याज की दीवानी हूं। इससे अब जितनी महिलाएं हैं सब प्याज खरीदने के लिए चली जाएगी। पर प्याज का जो सप्लाई है वो तो कम है ना। प्याज जितनी क्वांटिटी में आने हैं उतनी क्वांटिटी में आए हुए हैं। तो अब जब लोग ज़्यादा प्याज परचेस कर रहे हैं मतलब क्या हो रहा है? प्याज की डिमांड बढ़ रही है। सप्लाई उतना ही है, प्याज की डिमांड बढ़ती जा रही है। प्याज की डिमांड बढ़ेगी मतलब क्या होगा कि भाई प्याज के जो प्राइजेस है वो भी बढ़ जाएंगे। तो अब यहाँ पर प्याज के जो प्राइजेस है वो 25 रुपये से हो गए 40 रुपये पर किलो। अब 40 रुपये होने की वजह से अब महिलाओं के अकाउंट में कितने हैं? 30-30 रुपये ही है। तो अब अगेन जो 40 रुपये पर किलो की प्याज है वो महिलाएं परचेस नहीं कर पा रही है। तो अगेन यहाँ पर क्या हो जाएगा कि मैं प्याज नहीं खाती हूँ जी। और यहाँ पर जो पहले प्याज की दीवानी थी अब वो रणबीर की दीवानी हो जाएगी। तो इस तरीके से चीज़ें जो है वो हमें देखने को मिलेगी। तो इस तरीके से मनी कंट्रोल जो है वो यहाँ पर ज़रूरी हो जाता है। लोगों के हाथों में कितना पैसा जा रहा है, सोचिए आप कि हमारे हाथ में कितना पैसा आना चाहिए, ये भी यहाँ पर सरकार और आरबीआई के द्वारा कंट्रोल किया जा सकता है। तो मतलब इन शॉर्ट अगर देखा जाए तो जो चीज़ें हैं वो किस पर डिपेंड करती है? डिमांड और सप्लाई पर। मतलब डिमांड अगर ज़्यादा बढ़ जाती है
डिमांड अगर ज़्यादा बढ़ जाती है तो प्राइजेस पर क्या असर पड़ेगा, प्राइजेस भी बढ़ जाएगी। लेकिन वहीं सप्लाई जो है वो अगर कम हो जाता है, सप्लाई अगर कम हो रहा है, ध्यान दीजिएगा, कोई चीज़ है उसका सप्लाई कम हो रहा है, आईफोन है वो अगर समझ लीजिए उन्होंने बोला कि हम ये लिमिटेड एडिशन है सिर्फ 10 ही बना रहे हैं, तो डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी उसकी, ज़्यादा लोग परचेस करने के लिए जाएंगे, प्राइजेस भी उसकी बढ़ जाएगी। मतलब अगर सप्लाई भी कम होता है प्राइजेस इंक्रीज होती है। वहीं अगर सप्लाई बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, अब जैसे हमारे देश में पत्थर है, उनका सप्लाई बहुत ज़्यादा है पत्थर का, तो क्या उसकी प्राइजेस कम है, ज़्यादा है, फ्री में मिल जाते हैं ना। तो मतलब क्या है, अगर सप्लाई बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है किसी चीज़ का, प्राइजेस उसके हो जाते हैं कम। तो ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट है जो आपको समझना बहुत ज़रूरी है, और इसी के आधार पर आप इकोनॉमी के 50% से ज़्यादा 50% ज़्यादा जो यूपीएससी में क्वेश्चंस आ रहे हैं उनको आप सॉल्व कर सकते हो। ये मेरी गारंटी है। बस ये कॉन्सेप्ट को समझ के आपके दिमाग में डिमांड सप्लाई इतने ज़बरदस्त तरीके से बैठ जाना चाहिए, ये हर चीज़ पे लागू होता है। अभी हाल ही में अगर आप देखोगे तो जो रुपी है वो डिमांड के मुकाबले, डॉलर के मुकाबले काफ़ी नीचे गिर रहा है। अब इसमें भी क्या कॉन्सेप्ट आता है, डिमांड सप्लाई का। क्यों? क्योंकि भाई जो डॉलर है उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। डॉलर की डिमांड क्यों बढ़ रही है? क्योंकि लोगों को लग रहा है कि जो यूएसए है वहाँ पर अब ट्रम्प आया है, तो ट्रम्प आने की वजह से वहाँ पर काफ़ी आकर्षित जो उनको जो चीज़ें हैं वो मिलेगी। मतलब जो इंटरेस्ट रेट है वो ज़बरदस्त तरीके से मिलेंगे, जो उनको रिटर्न्स है वो बहुत ज़बरदस्त तरीके से मिलेंगे। तो अब लोग क्या कर रहे हैं, लोग अपना पैसा जो अलग अलग देशों में लगा कर रखे थे वो अब वापस यूएसए में लेकर जा रहे हैं। अब जब यूएसए में पैसा लेकर जाएंगे तो क्या रुपी में लेकर जाएंगे? नहीं, कन्वर्ट करा कर लेकर जाएंगे। कन्वर्ट काहे में कराएंगे रुपी को? डॉलर में। डॉलर में कन्वर्ट करा रहे हैं ज़्यादा लोग, बल्क में लोग रुपी को डॉलर में कन्वर्ट करा रहे हैं। मतलब क्या है कि डॉलर की डिमांड बढ़ रही है। डॉलर की डिमांड बढ़ रही है मतलब क्या है? डॉलर के प्राइजेस बढ़ रहे हैं, वैल्यू बढ़ रही है। तो ये कॉन्सेप्ट होता है हर जगह जो लागू होता है। इवन ऑयल जो होता है उसमें भी यही कॉन्सेप्ट लागू होता है, डिमांड एंड सप्लाई का। कई बार ऐसा होता है कि जो सप्लाई है, जो ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज है, सप्लाई उसको कट कर देती है, सप्लाई को कम कर देती है, जिसकी वजह से क्या होता है, उसकी डिमांड बढ़ती है, डिमांड बढ़ती है, प्राइसेस बढ़ते हैं। वही अगर सप्लाई बहुत ज़्यादा हो जाता है, डिमांड अगर कम है ऑयल की, तो ऑयल के रेट जो है वो भी कम हो जाते हैं। तो यही कॉन्सेप्ट पर सारी जो दुनिया है वो काम करती है। तो जैसा मैंने आपको कहा था कि पॉलिसी बेसिकली क्या है, पॉलिसी जो है वो फिस्कल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी होती है। फिस्कल पॉलिसी का मतलब क्या है? फिस्कल पॉलिसी का बेसिक एक मतलब है कि भाई यहाँ पर निर्मला दीदी को बोलो टैक्सेस बढ़ा दो। जो सरकार है वो किस तरीके से कंट्रोल करती है, पैसा हाथ में रहना नहीं रहना, टैक्सेस बढ़ा दिए अगर तो क्या होगा, लोगों के हाथों में कम पैसा आएगा। लोगों के हाथों में कम पैसा आएगा, लोग कम खर्च करेंगे, कम खर्च करेंगे तो क्या होगा, डिमांड कम होगी, डिमांड कम होगी तो महंगाई कम हो जाएगी। वही अगर लोगों को चाहते हैं कि भाई स्लो डाउन आ गया है हमारी इकोनॉमी में, लोग कंजम्पशन ही नहीं कर रहे, लोग परचेस ही नहीं कर रहे, लोग खरीदारी ही नहीं कर रहे, तो निर्मला दीदी को बोल दो मित्रों कि जो टैक्सेस है उनको कम कर दो। टैक्सेस को कम कर देंगे, लोगों के हाथों में ज़्यादा पैसा आएगा, लोग ज़्यादा खर्च करेंगे, डिमांड बढ़ेगी, प्राइजेस बढ़ेंगे, इन्फ्लेशन बढ़ेगा। ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट है जो फिस्कल पॉलिसी में आता है। वही मॉनेटरी पॉलिसी मतलब जो आरबीआई के द्वारा की जाती है, उसमें कौन कौन सी चीज़ें होती है। तो आरबीआई के हाथ में कुछ टूल्स होते हैं जिससे कि इसी तरीके से मनी कंट्रोल वो करते हैं, मनी सप्लाई को कंट्रोल वो करते हैं। अब इसमें कौन कौन से हैं, तो इसमें हमें अलग अलग ओएमओ देखने को मिलता है, ओपन मार्केट ऑपरेशंस देखने को मिलते हैं, बैंक रेट्स देखने को मिलते हैं, सीआरआर, एसएलआर, रेपो रेट्स, ये सब देखने को मिलते हैं। वही हमें इसे कहते हैं हम क्वांटिटेटिव टूल्स। देन क्वालिटेटिव टूल्स की अगर हम बात करें तो उसमें हमें डायरेक्ट एक्शन, मॉरल सुएशन, रैशनिंग ऑफ क्रेडिट्स, देन रेगुलेशन ऑफ क्रेडिट, वेरिएशन ऑफ मार्जिन रिक्वायरमेंट। ये अक्सर एग्जाम में आपको पूछे जाते हैं कि भाई नीचे दिए में से कौन कौन से क्वांटिटेटिव टूल्स है ना, या फिर कौन कौन से क्वालिटेटिव टूल्स हैं। ऐसे क्वेश्चंस आपको अक्सर एग्जाम में आते हैं। अब देखिए यहाँ पर सभी जो है वो पीटी 365 में नहीं दिए गए। जैसा मैं हमेशा कहता हूँ कि पीटी 365 आपका कंप्लीट सिलेबस कंप्लीट होने के बाद ही आपने इस पर जाना चाहिए। अगर आपने जो इकोनॉमी है वो अगर स्टैटिक पोर्शन नहीं पढ़ा है तो ये करंट इश्यूज़ पर जाने का कोई मतलब ही नहीं बनता है। इसीलिए अगर आपका इकोनॉमी नहीं हुआ है और इसी एग्जांपल्स के थ्रू आपको सारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको समझना है, तो मैं रिकमेंड करूँगा आपको एमएम अकेडमी ऐप आप डाउनलोड कीजिए। एमएम अकेडमी ऐप पर जितने भी आपको
कोर्सेस है वो सभी कोर्सेज देखने को मिलेंगे, वेदर इट्स पॉलिटी, मतलब GS 1 2 3 4 सभी वहाँ पर आपको। मॉडर्न हिस्ट्री हो गया, एंशियंट हिस्ट्री हो गया, मेडिवल हिस्ट्री हो गया, आर्ट एंड कल्चर हो गया, देन इकोनॉमी हो गया, देन उसके बाद एनवायरनमेंट हो गया, ज्योग्राफी हो गया, देन उसके बाद आपको पॉलिटी हो गया, गवर्नेंस हो गया, इंटरनल सिक्योरिटी हो गया, डिजास्टर मैनेजमेंट हो गया। सभी जो है प्रीलिम्स में दोनों ओरिएंटेड देखने को मिलेंगे। हाईएस्ट क्वालिटी कंटेंट है, एनिमेशंस के थ्रू बनाया गया है, और अभी नया रिवाइज्ड कोर्स जो है वो भी आते जा रहा है। तो डाउनलोड ज़रूर कीजिए इतने अफोर्डेबल प्राइस पर, और कहीं भी आपको इस तरह का कोर्स देखने को नहीं मिलेगा। तो चलिए यहाँ पर जो PT 365 में चीज़ें दी गई है उसको हम यहाँ पर देखते हैं। तो मॉनेटरी पॉलिसी की अगर हम बात करें तो मॉनेटरी पॉलिसी मतलब क्या होता है, जो पॉलिसी लाई जा रही है RBI के द्वारा, पहली चीज़। दूसरी, RBI किस चीज़ के लिए मॉनेटरी पॉलिसी ला रही है, तो दो चीज़ें सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। एक तो सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ जो है उसको अचीव करना है, सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ, और दूसरा है प्राइस स्टेबिलिटी जो है उसको मेंटेन करना है। ये दो चीज़ों के लिए RBI के द्वारा मॉनेटरी पॉलिसी जो है वो लाई जाती है। अब इसमें मॉनेटरी पॉलिसी बेसिकली क्या दर्शाती है या किस तरीके से वो काम करती है। देखिए, एक बेसिक जो कॉन्सेप्ट है वो समझ लीजिए कि एक आम इंसान है, आम जनता है, उनको एक सैलरी मिल रही है। इनको जैसे सैलरी मिली है 1 लाख रुपए। अब ये 1 लाख रुपए सैलरी जो है वो क्या करेगी, ये बैंक में जमा कर देगी। ऑब्वियसली बैंक में ही जमा करेगी, है ना। अब बैंक में जब जमा कर देगी तो ये बैंक जो है, बैंक क्या करेगा, बैंक इनको ये जो 1 लाख रुपए इन्होंने डिपॉजिट किया है इसके अपोजिट में उनको इंटरेस्ट भी देना है। फॉर से कि अगर 3% इंटरेस्ट रेट उनको सेविंग अकाउंट्स में दिया जा रहा है, तो मतलब बैंक को अब चुकाने कितने हैं इनको, ये आम इंसान को 1,03,000 रुपये। अब बैंक क्या यहाँ पर समाज सेवा कर रही है कि 3,000 रुपये जो है वो हम, चलो यार इतना इन्होंने रखा है, इतनी उन्होंने हम पर भरोसा जताया है, तो हम भी इनको 3,000 रुपये हमारे तरफ से देते हैं। बैंक ऐसा कर रहा है, ऐसा अगर करे तो दिवालिया निकल जाए बैंकों का। तो बैंक बेसिकली करता क्या है, प्रॉफिट कमाता है। और प्रॉफिट कैसे कमाएगा, तो बैंक दे रहा है जिन्होंने डिपॉजिट रखा है। तो कमाता कैसे है, लोन देकर। बैंक बेसिकली क्या करता है, बैंक बोल दिया कि हमारे पास 1 लाख रुपए है। अब ये 1 लाख रुपए जो हमारे पास आए हैं इसका हम क्या करेंगे, इसका हम जो लोन है वो दे देंगे। अब कुछ आएंगे लोन लेने के लिए कि है गिव मी लोन, लोन दो हमको। तो अब बैंक क्या करेगा, इनको लोन देगा। अब ये जो लोन दे रहा है इस पर वो इंटरेस्ट रेट चार्ज करेगा, जो कि जो यहाँ पर इंटरेस्ट रेट दिया गया था उससे ज़्यादा होगा। मतलब यहाँ पर 3% इंटरेस्ट रेट दिया गया था एक आम इंसान को, लेकिन जब लोन ये देगा किसी को तो वहाँ पर फॉर से 5% इंटरेस्ट रेट जो है वो चार्ज करेगा। मतलब जो 1 लाख रुपए इन महामानव को दिए गए हैं, अब ये महामानव को चुकाने कितने पड़ेंगे, 1,05,000 रुपये चुकाने पड़ेंगे। तो ये जो 5,000 रुपये बैंक को मिले हैं, ये 5,000 रुपये बैंक को मिले हैं, इनमें से 3 रुपये वो इनको दे देंगे, और 2 रुपये जो बचे हुए हैं वो क्या रहेगा, वो इनका प्रॉफिट रहेगा। तो इस तरीके से बैंक जो है वो प्रॉफिट कमाता है। तो बेसिकली 1 लाख लोन जो है 5% इंटरेस्ट रेट, टोटल 1,05,000 रुपये, और 5,000 रुपये से 3,000 रुपये जो है वो तो जिन्होंने डिपॉजिट किया था उनको देना पड़ रहा है। तो ये जो 2 रुपये बचे हुए हैं ये इनका प्रॉफिट रहेगा। तो इस तरीके से बहुत सारा प्रॉफिट जो है बैंक के द्वारा कमाया जाता है। तो अब आपको समझ में आ गया कि बैंक फंक्शन किस तरीके से करता है। लेकिन यहाँ समस्या ये है कि जो 1 लाख रुपए यहाँ पर जमा है, पूरा का पूरा 1 लाख रुपए लोन में बैंक नहीं घुमा सकता है। जी हाँ, इसी से हमारी एक दूसरी चीज़ आती है जो कि है CRR। अब CRR बेसिकली क्या है ना, कि बैंक के पास जो 1 लाख रुपए आया हुआ है, ये अगर पूरा का पूरा बैंक अगर किसी को लोन में दे दे, और ये व्यक्ति जो लोन लिया है ये व्यक्ति अगर भाग जाए, तो बैंक के पास अब कितना बचा, कुछ भी नहीं, ठन गोपाल। तो अब बैंक इनको, अगर इनको कोई इमरजेंसी आ जाती है कि भाई मुझे 1 लाख रुपए मेरा वापस चाहिए, तो अब बैंक इनको 1 लाख रुपए देगी कैसे। तो ये एक समस्या आती है। इसलिए जो RBI उनके द्वारा CRR का कॉन्सेप्ट लाया गया। CRR का कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि भाई कुछ हिस्सा जो है आपको जमा करके रखना पड़ेगा, आपको कैश में रखना पड़ेगा। कितना है वो, एट प्रेजेंट 4.5% है, ठीक है, उतना आपको जमा करके रखना पड़ेगा। मतलब इसमें से समझ लीजिए 4,500 रुपये जो है वो उनको जमा करके रखना पड़ेगा अलग से, वो लोन में वो नहीं दे सकते। बाकी जो बचे हुए हैं
ठीक है, बाकी जो बचे हुए हैं 95,500 वो आप लोन में दे सकते हो। इसको हम कहते हैं CRR। अब देखिए बैंक को ऑलरेडी 4,500 का लॉस हो रहा है, तो अब इसको भी बैंक को रिकवर करना पड़ेगा। तो मतलब अब जो पहले पूरा 1 लाख अगर बैंक दे रही थी तो कितना इंटरेस्ट चार्ज कर रही थी लोन पर? 5% इंटरेस्ट रेट चार्ज कर रही थी, है ना। लेकिन अब ये जो 4,500 रुपये तो अलग से निकाल के रखना पड़ रहा है बैंक को, जिस पर उनको कोई भी प्रॉफिट नहीं मिल रहा है ना। तो अभी जो 4,500 रुपये पर कोई प्रॉफिट नहीं मिल रहा है, तो इसको भी रिकवर करने के लिए वो क्या कर देंगे? 7% इंटरेस्ट रेट कर देंगे लोन पर। मतलब अब यहाँ पर 1,07,000 रुपये जो है वो इन महामानव को चुकाने पड़ेंगे, जिसमें से अब ये वाला उनका प्रॉफिट जो है वो भी निकल जाएगा, और जो इनको 3,000 रुपये देने हैं ये भी प्रॉफिट निकल जाएगा। मतलब बेसिकली बैंक जो है वो प्रॉफिट में रहेगा। तो इस तरीके से यहाँ पर बैंक काम करता है। अब अगर RBI चाहता है कि भाई ये जो लोन की अमाउंट है 7% है, अब ये बैंक जो है ना ये ज़्यादा बढ़ा दे यार। मतलब लोग क्या कर रहे हैं, लोग बहुत ज़्यादा पैसा जो है वो लोन में ले रहे हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ जो है वो ख़रीद रहे हैं, जिससे कि बड़ी बड़ी गाड़ियों के जो रेट है बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। मतलब महंगाई जो है वो मार्केट में बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। कोई कोई गाड़ी खरीद रहा है, कोई आलू खरीद रहा है, कोई प्याज खरीद रहा है। तो क्या हो रहा है, महंगाई जो है मार्केट में बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। तो अब RBI क्या करेगा, ये जो CRR की वैल्यू है इसको इंक्रीज़ कर देगा। अब इससे क्या हो रहा है, ये जो 4.5% है ये समझ लो बैंक ने 7% कर दिए, 7% कर दिए। तो अब यहाँ पर 7,000 रुपये बैंक को अलग से निकाल के रखने पड़ेंगे 1 लाख में से, 7,000। अब जो 7,000 रुपये अलग से निकालने हैं तो ये भी तो प्रॉफिट निकालना है, तो 7% पे तो कुछ होगा नहीं, ये तो लॉस में चले जाएंगे। तो अब इसको कितना कर देंगे, 11% कर देंगे इंटरेस्ट, लोन का इंटरेस्ट रेट। अब 11% कर देंगे तो ये बोलेगा भाई मेरे को 11% तो बहुत महंगा पड़ रहा है, मेरे को अभी लोन नहीं लेना है। तो मतलब लोन नहीं लेगा, इसके हाथ में पैसा नहीं आएगा, पैसा नहीं आएगा तो ये खर्च नहीं होंगे, खर्च नहीं होंगे तो डिमांड कम होगी, डिमांड कम होगी तो लोग कम, मतलब महंगाई जो है वो कम हो जाएगी। वही अगर RBI को ऐसा लग रहा है कि यार स्लो डाउन आ गया है, लोग खरीद ही नहीं कर रहे हैं, लोग परचेस नहीं कर रहे हैं और महंगाई बहुत कम होती जा रही है, थोड़ा बहुत जो बूस्ट इकोनॉमी को मिलना चाहिए, तो ये क्या करेगी, CRR को कम कर देगी। कम करेगी तो बैंक जो है अपने ब्याज दर जो है वो कम कर देंगे, समझ लो 5% 3% ला देंगे। इससे क्या होगा, इससे लोग जो है वो ज़्यादा लोन परचेस करेंगे, ज़्यादा खरीदी करेंगे, डिमांड बढ़ेगी, अपने आप जो बूस्ट है इकोनॉमी को वो मिलेगा। तो ये CRR का हो गया। सेम उसी तरीके से SLR भी हमें देखने को मिलता है। तो SLR अगर आप देखोगे तो ये भी एक अलग से पैसे निकाल के रखने हैं। बैंक जो है अभी एट प्रेजेंट 18% है, मतलब सोचिए पहले 4-4.5% तो ये 1 लाख में से पहले 4.5% जो अलग से निकाल के रखनी है। देन SLR को भी अलग से निकाल के रखना है जो कि 18% है। मतलब टोटल कितने हो गए, 22% हो गया, है ना, 22.5% हो गया। 22.5% बैंक को अलग से निकाल के रखने हैं जो हम डिपॉजिट कर रहे हैं, उसके बाद जो बचा हुआ है वो लोन में घुमा सकती है, उसमें भी प्रायोरिटी सेक्टर में देना पड़ता है जो हम आगे देखेंगे। तो इस तरीके से बैंक को प्रॉफिट जो है वो कमाना है और इंटरेस्ट रेट भी कॉम्पिटिटिव रखने हैं ताकि लोग जो है वो लोन भी ले, क्योंकि लोन नहीं लेंगे तो वैसे ही बैंक को प्रॉफिट नहीं होगा, लोन उनका पैसा जो है वो पड़ा हुआ है। लेकिन यहाँ पर फ़ायदा ये है कि जैसे CRR जो था, कैश रिजर्व रेशो जो था, उसमें कंप्लीटली कैश में पैसा रखना है ना, उसमें उनको मुनाफा जो है वो इतना कुछ नहीं हो रहा है। लेकिन SLR जो है ना, इसमें मुनाफा भी कमा सकते हैं। कैसे, तो कैश में तो रख ही सकते हैं, सिक्योरिटीज़, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ है उसमें भी ये पैसा रख सकते हैं, गोल्ड में भी पैसा रख सकते हैं। तो इससे थोड़ा बहुत प्रॉफिट जो है वो, इंटरेस्ट जो है इस पर वो कमा सकते हैं। तो ये सेम उसी तरीके से SLR जो है वो भी होता है कि SLR बढ़ा दिया तो क्या होगा, लोगों के पास कम पैसा जाएगा, क्योंकि इंटरेस्ट रेट बढ़ेंगे, लोगों के पास कम पैसा जाएगा, कम पैसा जाएगा तो डिमांड कम होगी, इन्फ्लेशन कम होगा। वही अगर SLR को कम कर दिया गया तो जो ब्याज दर है वो भी कम हो जाएंगे, और जो लोग हैं उन ज़्यादा लोन लेंगे, ज़्यादा पैसा मार्केट में आएगा, इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगी, इन्फ्लेशन भी बढ़ेगा। तो बेसिकली इन्फ्लेशन जो है ना उसको कंट्रोल में रखना बहुत ज़रूरी होता है, जो महंगाई है उसको कंट्रोल में रखना बहुत ज़रूरी होता है ना। अब रेपो रेट भी उसी तरीके का एक इंस्ट्रूमेंट है। रेपो रेट बेसिकली क्या है कि जैसे यहाँ पर समझ लीजिए 1 लाख है, ये डायरेक्ट RBI ने अब तक क्या किया था, डायरेक्ट उन पर एक कंट्रोल रखा था CRR SLR से कि भाई इतना इतना तुमको अलग से निकाल के रखना है। अब रेपो रेट ये RBI का इंटरेस्ट रेट है। कैसे, तो 1 लाख रुपए इनके पास है, CRR SLR जो अलग से निकाल के रखना है बैंक को, देन उसके बाद उनको लोन देना है ना। अब लोन जो है वो तो बैंक दे रही है, लेकिन समझ लीजिए कि अब यहाँ पर और कोई लोग आ गए कि भाई हमको यहाँ पर लोन चाहिए, हमको भी लोन चाहिए। तो अब लोन की डिमांड बढ़ गई, बैंक के पास है तो 1 ही लाख, लेकिन अब लोन में देना है 2 लाख। ठीक है,
अब 2 लाख जब लोन में देना है तो ऐसे सिनारियो में यहाँ पर आरबीआई जो है उसके पास बैंक जाएगी कि भाई हमारे पास तो इतना डिपॉजिट आया नहीं है तो हमको पैसा दो। समझ रहे हो? तो मतलब समझ लीजिए कि यहाँ पर जो बैंक है उन्होंने क्या किया है, आरबीआई के पास जाकर उनसे 1 लाख रुपए लिए हैं। अब ये जो 1 लाख रुपए आरबीआई इस बैंक को दे रहा है, क्या ये फ्री में दे देगा? नहीं, ये बोलेगा कि भाई हम इंटरेस्ट रेट चार्ज कर रहे हैं, हमको यहाँ पर 4% इंटरेस्ट रेट जो है उस पर तुम पैसा वापस देना। मतलब बैंक को अब जो 1 लाख रुपए आरबीआई से ली है उस पर कितना देना है, 1,04,000 रुपये आरबीआई को वापस करने हैं। तो अब यहाँ पर जो लोन देगी ये बैंक, तो ये 4% पर देगी क्या? नहीं, तो प्रॉफिट होगा ही नहीं। तो अब ये 4% ज़्यादा पर ही देगी, मतलब समझ लीजिए 6% पर, 7% पर, ताकि इनसे बैंक को 1,07,000 रुपये मिले और बैंक को 4,000 रुपये आरबीआई को देने हैं ताकि इनको 3 रुपये का फ़ायदा हो जाए। तो इस तरीके से यहाँ पर जो रेपो रेट है वो यहाँ पर काम करता है। अब ये समझ लीजिए कि अगर रेपो रेट को भी आरबीआई इंक्रीज कर देती है उसके बैंक रेट को, तो अब क्या होगा, यहाँ पर 4% की जगह 6% कर देती है, तो बैंक को भी अपने ब्याज दर बढ़ाने पड़ेंगे प्रॉफिट के लिए। तो लोन के लिए वो कितने में देंगे, 10% पर, ताकि उनको भी फ़ायदा मिले। तो ये लेंगे क्या लोन? नहीं लेंगे। तो इस तरीके से रेपो रेट के थ्रू भी जो बेसिकली बैंक है वो आरबीआई है वो मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू यहाँ पर पैसे को कंट्रोल करते हैं। एक रिवर्स रेपो रेट भी आता है कि भाई बैंक ने अगर आरबीआई में एक्स्ट्रा कुछ है, उसके पास पैसा पड़ा हुआ है, जैसा मैंने आपको कहा कि भाई इसके पास पड़ा हुआ है 1 लाख, लेकिन कोई लोन लेने के लिए आ ही नहीं रहा है, तो बैंक के पास तो पड़ा है, बैंक को तो यहाँ पर 3% देना ही है ना इंटरेस्ट रेट आम आदमी को। तो अब बैंक क्या करेगी, बैंक आरबीआई में पैसा जमा कर देगी। आरबीआई में जमा करेगी तो उसको इंटरेस्ट मिलेगा, जैसे हम बैंक में जमा करते हैं वैसे बैंक आरबीआई में जमा करती है, तो उनको पैसा मिलेगा। तो उनको जो मिलेगा वो बेसिकली रिवर्स रेपो रेट जो है वो कहलाता है। तो ये भी एक चीज़ जो है वो हमें देखने को मिलती है। अब जैसे थोड़ा थियोरेटिकल देखें तो मॉनेटरी पॉलिसी ट्रांसमिशन जो है ये भी एक बहुत ज़रूरी। मॉनेटरी पॉलिसी अब समझ में आया, ट्रांसमिशन मतलब क्या है कि जो आरबीआई चाह रही है रेपो रेट बढ़ाना है, मतलब क्या है कि भाई लोगों के हाथों से पैसा लेना है, लोगों के हाथों में ज़्यादा पैसा जाने नहीं देना है। इससे हमको ये समझ में आता है जब भी आपको मीटिंग दिखाई दे कि भाई आरबीआई की मीटिंग है उसमें रेपो रेट को उन्होंने बढ़ाया है, मतलब समझ लेना मार्केट में जो इन्फ्लेशन है वो बहुत ज़्यादा है। इन्फ्लेशन को कम करने के लिए उन्होंने क्या किया है, उन्होंने रेपो रेट को इंक्रीज़ किया है। या फिर अगर कम करते हैं, मतलब मार्केट में इन्फ्लेशन कम है, महंगाई कम है, उसको थोड़ा इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए, स्लो डाउन आया है, बूस्ट करने के लिए उन्होंने रेपो रेट को कम किया है। अगर कांस्टेंट रखा है मतलब भाई सेम जो लेवल है उसी लेवल पे सब कुछ चलने देना है। ट्रांसमिशन मतलब क्या है कि जो आरबीआई सोच रही है उसी तरीके से मार्केट भी फंक्शन करे। मतलब उन्होंने रेपो रेट बढ़ाया, इसका मतलब क्या है, क्या सोच रही है आरबीआई कि इन्फ्लेशन कम होना चाहिए। तो अगर इन्फ्लेशन कम हो रहा है इसका मतलब है कि ये ट्रांसमिशन सही तरीके से हो रहा है। अगर इन्फ्लेशन कम नहीं हो रहा है तो मतलब ट्रांसमिशन सही तरीके से नहीं हो रहा है। और स्टैट्यूटरी बेसिस है इसको आरबीआई एक्ट इसके तहत देखने को मिलता है। मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क जो आरबीआई से कंसल्ट करती है सेंट्रल गवर्नमेंट, और फिर यहाँ पर जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है एवरी 5 ईयर्स यहाँ पर डिटरमाइन करती है। जैसे मैंने आपको कहा कि भाई इन्फ्लेशन कितना रहना चाहिए, महंगाई ये रहना चाहिए 4% ±2, मतलब 2% से लेकर तो 6% तक इन्फ्लेशन जो है ब्याज दर जो है वो रहने चाहिए, ऐसा यहाँ पर अनुमान लगाया जाता है। 6% से ऊपर इन्फ्लेशन चला गया तो चलो भाई रेपो रेट बढ़ा दो, 2% से कम, 4% से ही अगर कम हो गया तो चलो भाई यहाँ पर रेपो रेट जो है उसको कम कर दो, ताकि इन्फ्लेशन महंगाई जो है बूस्ट मिले। आरबीआई स्टेरलाइजेशन ये कॉन्सेप्ट आता है, कई बार ऐसा होता है कि भाई आपको सीधे कॉन्सेप्ट जो है वो पूछ लिए गए आरबीआई स्टेरलाइजेशन का मतलब क्या है। इसमें है कि एक्सेस लिक्विडिटी जो है इकोनॉमी में उसको मैनेज करना है, इन्फ्लेशन और करेंसी फ्लक्चुएशन जो है उसको कंट्रोल करने के लिए, उसको ही कहा जाता है स्टेरलाइजेशन। इसमें ओपन मार्केट ऑपरेशन, सीआरआर, मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम, ये सब टूल्स का इस्तेमाल किया जाता है। अब यहाँ पर टाइप्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी अगर हम देखते हैं तो 2 तरीके की मॉनेटरी पॉलिसी है, एक है एक्सपांशनरी, एक है कॉन्ट्रैक्शनरी। अब एक्सपांशनरी और कॉन्ट्रैक्शनरी क्या है, जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया है वो ये टेक्निकल टर्म है। मतलब सेंट्रल बैंक इंटरेस्ट रेट को लो करती है, कम करती है। अगर रेपो रेट कम हो गया तो जो मैंने आपको बताया आपके फटाफट दिमाग में आना चाहिए, यही है इकोनॉमी। एक बार वो दिमाग में ऐसा बैठा दो कि तुरंत आपके दिमाग में सारी चीज़ें आ जाए। अगर इंटरेस्ट रेट कम हो जाते हैं तो क्या होगा, फटाफट कि जो लोग है, बैंक है वो ज़्यादा लोन देगी, ज़्यादा लोन देगी, ज़्यादा डिमांड बढ़ेगी, ज़्यादा पैसा है, ज़्यादा डिमांड है, ज़्यादा इन्फ्लेशन है। मतलब इन्फ्लेशन अगर कम हो रहा है उस समय पर
बैंक अपने ब्याज दर कम करती है। मतलब क्या है, जब इन्फ्लेशन कम है, जब स्लो डाउन है, उस समय पर एक्सपांशनरी पॉलिसी जो है वो अपनाती है सेंट्रल गवर्नमेंट, मतलब सेंट्रल बैंक, मतलब आरबीआई। आरबीआई के एक्शन जैसे आरबीआई बाय सिक्योरिटी फ्रॉम मार्केट अंडर ओपन मार्केट ऑफर, रिड्यूस सीआरआर, एसएलआर, रेपो रेट्स, रिवर्स रेपो रेट। मतलब पैसे को ज़्यादा इन्फ्यूज़ करना है, पैसे को ज़्यादा मार्केट में डालना है। पैसा ज़्यादा मार्केट में जाएगा, लोगों के हाथों में जाएगा, लोग ज़्यादा परचेस करेंगे, डिमांड बढ़ेगी, इन्फ्लेशन बढ़ेगा। वही अगर इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, ऐसे सिनारियो में क्या होगा? ऐसे सिनारियो में कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी अपनाएगी। मतलब कि इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज कर दिया जाएगा। इंक्रीज करेगी तो लोगों के हाथों में कम पैसा जाएगा, कम पैसा जाएगा, लोग कम परचेस करेंगे, कम परचेस करेंगे, इन्फ्लेशन कम होगा। ठीक है। इसमें गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को सेल करना, अब ये क्या है? आप बोलोगे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को सेल करना मतलब क्या? तो आरबीआई के पास जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ है, ठीक है, पेपर समझ लो आप, गवर्नमेंट के जो पेपर्स है उसको सेल करेगी, वो सेल करेगी। तो मतलब पैसा आरबीआई के पास आ रहा है, मतलब मार्केट से पैसा वो सक कर रही है। आरबीआई पैसा सक कर रही है, लोगों के हाथों में से कम पैसा, लोगों के हाथों में कम पैसा है। मतलब बेसिकली है लोगों के हाथों में कम पैसा रखना है, ज़्यादा पैसा रखना है। ये पूरा ये कॉन्सेप्ट जो है वो हमें देखने को मिलता है ना। और इसी तरीके से एग्जाम्पल के थ्रू मैंने सारे जो कॉन्सेप्ट है आपको एम अकेडमी के इकोनॉमी में भी पढ़ाए हुए हैं। अब मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी अगर हम देखते हैं, यही डिसाइड करती है कितना रेपो रेट रहना चाहिए, कितना नहीं। तो इसमें आरबीआई एक्ट के तहत जो मतलब रेपो रेट है उसको डिसाइड किया जाता है। इसमें ऑब्जेक्टिव क्या है? प्राइस स्टेबिलिटी मेंटेन रहे, प्लस ग्रोथ जो है वो भी हो। मतलब इन्फ्लेशन जो है वो भी यहाँ पर कंट्रोल करना है, लेकिन उसी के साथ साथ ग्रोथ जो है वो भी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि इन्फ्लेशन कंट्रोल करना है तो एकदम 1% लेके आओ, 0% पे इन्फ्लेशन लेकर आ जाओ, साला कोई कुछ खरीद ही नहीं रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। मेंबर जो है 6 मेंबर्स इसमें होते हैं। इसमें आरबीआई गवर्नर, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं, प्लस 5 अदर मेंबर्स होते हैं। टोटल 6 लोग होते हैं, और इसमें से 3 आरबीआई की तरफ से इंक्लूडिंग गवर्नर, 3 गवर्नमेंट की तरफ से। वोटिंग जो है हर एक मेंबर के पास 1 वोट होता है, और गवर्नर जो है उसके पास कास्टिंग वोट होता है। मतलब अगर गवर्नर जिस तरीके से बोलेगा उस तरीके से चीज़ें हो जाएगी। मीटिंग जो है एटलीस्ट 4 टाइम्स इन अ ईयर इनका होना चाहिए। कोरम जो है 4 मेंबर्स का एटलीस्ट कोरम होना चाहिए, तो ही जाके मीटिंग सक्सेसफुली उसमें कुछ डिसीजंस लिए जा सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर वेरिएबल रेपो रेट भी एक आता है। अब वेरिएबल रेपो रेट क्या है, ये भी काफ़ी न्यूज़ में था। देखिए क्या है ना, रेपो रेट आपको समझ में आ गया है क्या होता है। मतलब जो आरबीआई चार्ज कर रही है बैंक के लिए, है ना। बैंक अगर पैसा लेता है आरबीआई से तो उसके लिए जो चार्ज कर रही है वो होता है रेपो रेट। अब सोचिए कि यहाँ पर जो व्यक्ति है वो यहाँ पर आई है, वो बोल रही है कि मुझे क्रिश्चियन डायर का बैग खरीदना है, तो इसलिए अब मुझे लोन दो। बैंक के पास आई है। अब बैंक के पास पैसा जो है वो तो है नहीं, तो बैंक क्या कर रही है ना, बैंक यहाँ पर लोन दे भी नहीं रही है और आरबीआई से भी पैसा नहीं ले रही है। समझ रहे हो आप? मतलब आरबीआई के पास भी, मतलब बैंक इंटरेस्टेड ही नहीं है लोन देने के लिए। तो यहाँ पर आरबीआई जो है वो भले ही बोल रहा है कि भाई मेरे से पैसा ले लो ना, तुमको चाहिए तो रेपो रेट पर। तो बैंक बोल रही है कि नहीं यार, तुम्हारा बहुत कॉस्टली है। वैसे ही मार्केट जो है वो इस तरीके से स्लो डाउन पे है कि हमको लोन लेके, तुमसे लोन लेके फिर दूसरे को लोन देने में इतना कुछ पूरेगा नहीं। तो ऐसे सिनारियो में बैंक जो है वो लेकर आता है वेरिएबल रेपो रेट, क्योंकि मतलब किसी का इंटरेस्ट ही नहीं है ना, मार्केट में कुछ जा ही नहीं रहा है, कुछ हो ही नहीं रहा है। तो ऐसे सिनारियो में क्या होता है कि वेरिएबल रेपो रेट आरबीआई के द्वारा लाया जाता है कि भाई पैसा इन्फ्यूज करना है, हमको पैसा तो डालना है। तो ऐसे सिनारियो में ये क्या करेंगे कि कुछ शॉर्ट टर्म के लिए अगर ऐसा हो जाता है तो वेरिएबल रेपो रेट लेकर आ जाएंगे, जिससे कि जो बैंक है वो रेपो रेट पर परचेस नहीं करेगी, जो रेपो रेट है उस पर नहीं रहेगा, उससे कम इस पर रहेगा। ठीक है। तो ये होता है वेरिएबल, कि यहाँ पर बैंक जो है वो लगाएगा कि कौन कितना दे रहा है, कितना। तो रेपो रेट समझ लो चल रहा है 4% का। तो यहाँ पर ये जो बैंक है आईसीआईसीआई बोल देगी हम ले रहे हैं 2% पे, फेडरल बैंक बोल देगी हम ले रहे हैं 3% पर, जो बाकी एक्सिस बैंक है वो बोल देगी हम ले रहे हैं समझ लो 2.5% पर। तो यहाँ पर फेडरल बैंक ने सबसे ज़्यादा बोला है, चलो वेरिएबल इसको हम ये मानते हैं वेरिएबल रेपो रेट। तो इस तरीके से होता है। तो आरबीआई ने 25,000 रुपये जो है वो इंजेक्ट किए हैं वाया वेरिएबल रेपो रेट से, जिससे कि लिक्विडिटी डेफिसिट जो है, क्योंकि क्या हो रहा है, डिपॉजिट बहुत कम हो रहे हैं बैंक में, है ना। डिपॉजिट लोग कम कम कर रहे हैं बैंक में। तो ये जो है डिफिसिट जो हो रहा है इसका, लिक्विडिटी डेफिसिट का, उसको रिजॉल्व किया जा सके। तो वेरिएबल रेपो रेट अगर हम देखते हैं तो मार्केट डिटरमाइंड रेट होता है, जनरली लोअर होता है रेपो रेट से, क्योंकि लोअर होगा तो ही तो चीज़ें जो है वो, मतलब बैंक जो है वो अट्रैक्ट होंगे लेने के लिए। और ये शॉर्ट टर्म के लिए होता है, मतलब भाई 14 डेज
तक के आपको पैसे जो है वो वापस कर देने हैं, ठीक है। मतलब रेपो रेट पर जब बैंक रिलक्टेंट होते हैं लेने के लिए, तब ये वेरिएबल रेपो रेट जो है आरबीआई के द्वारा लाया जाता है। एंड ये टूल है शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी जो मार्केट में है उसको एड्रेस करने के लिए, और वेरिएबल रेपो रेट कंडक्ट किया जाता है जिससे कि एक्सेस लिक्विडिटी जो है वो सक भी की जाए, रिवर्स जो होता है। अब ये रिवर्स रेपो रेट जो मैंने आपको बताया कि भाई बैंक अगर आरबीआई में पैसा रख रही है तो वो 3% अगर बैंक को मिल रहे हैं आरबीआई में पैसा रखने के, ठीक है, तो ये वेरिएबल रेपो रेट के जरिए वो बोल देंगे कि भाई हम 6% देते हैं, तो बैंक बहुत ज़्यादा ये हो जाएगी कि चलो यार आरबीआई में पैसा रखते हैं, आरबीआई में रखते हैं, है ना। तो इससे क्या होगा, मार्केट में पैसा कम जाएगा। तो यही मार्केट में पैसा भेजना है या ना भेजना है, इसी पर सारी जो चीज़ें हैं वो आरबीआई की चलती है, इसी पर दिमाग लगाते रहता है आरबीआई पूरी तरीके से। तो ये चीज़ हमें देखने को मिलती है। अब दूसरा आता है प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग। जैसा मैंने आपको कहा था ना कि जो बैंक है, बैंक बेचारा पहले तो सीआरआर अलग से निकाल के रख रहा है, जो उसके बाद डिपॉजिट आया हुआ उसमें से एसएलआर अलग से निकाल के रखना पड़ रहा है उसको। अब तीसरी चीज़ यह है कि बाकी बचे हुए जो पैसे वो बैंक लोन में घुमा रहा है प्रॉफिट कमाने के लिए, लेकिन उसमें भी उसको प्रायोरिटी सेक्टर जो है उसमें भी लेंड करना है। मतलब क्या है कि कोई व्यक्ति आए, भाई मुझे लोन दो, मुझे लोन दो, ठीक है। अब पूरे जो बचे हुए पैसे हैं क्या वो इन लोगों में बांट सकता है? नहीं, कुछ पैसे उसको प्रायोरिटी सेक्टर में भी देने हैं। जैसे कि क्या होता है, नॉर्मली ऐसा होता है कि भाई बैंक को जहाँ से ऐसा लग रहा है कि ज़्यादा, क्योंकि बैंक क्या है, एक समझ लो वो प्रॉफिट कमाने के लिए बैठा हुआ है, एक कंपनी है जो प्रॉफिट कमा रही है, तो वो किन को पैसा देगी? जहाँ से उसको लग रहा है मेरे को पैसा आना ये निश्चित है, उनको वो ज़्यादा लोन देगी। अब अगर उसके पास कोई फार्मर चला गया कि भाई मेरे को भी लोन दो, तो यहाँ पर बैंक जो है वो क्या करेगी, बैंक यहाँ पर मना कर देगी। क्यों? क्योंकि उनको लग रहा है कि भाई फार्मर है, अगर उसकी खेती नहीं चल पाई, अगर कुछ नेचुरल कैलेमिटी आ गई तो ये तो मेरा पैसा दे ही नहीं पाएगा, तो इनको मैं नहीं देती हूँ। तो ऐसे सिनारियो में आता है प्रायोरिटी सेक्टर, जो कहा जाता है कि बाध्यता तुमको यहाँ पर फार्मर को भी पैसा जो है वो लोन में देना ही पड़ेगा, इतना इतना पर्टिकुलर अमाउंट। सोचो कितना डिफिकल्ट है बैंकिंग सेक्टर, है ना। तो आपको फार्मर को जो है वो पैसा देना ही पड़ेगा। तो ये आता है प्रायोरिटी सेक्टर। मतलब क्या है, लोन जो है वो इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज जो जगह हैं, जो सेक्टर्स हैं, उनको भी यहाँ पर लोन मिलना चाहिए, सही तरीके से लोन मिलना चाहिए। इसके लिए प्रायोरिटी सेक्टर जो है वो लाया जाता है। अब प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग जो है उसको रिवाइज किया गया। बेसिकली क्या है, इंसेंटिव फ्रेमवर्क जो है डिस्ट्रिक्ट विद लोअर क्रेडिट फ्लो, ये देखने को मिल रहा है। मोर वेटेज जो है वो फ्रेश प्रायोरिटी सेक्टर लोन्स को दिया जाएगा। और इसमें भी अगर आप देखोगे तो एमएसएमई को, है ना, फार्मर्स को, ये सबको प्रायोरिटी सेक्टर में दिया जाता है। प्रायोरिटी सेक्टर मतलब वो जो इम्पोर्टेंट सेक्टर्स है, लेकिन उनको जो बैंक है वो इतनी प्रायोरिटी देती नहीं है। तो यहाँ पर प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग जो है वो आ जाता है। फॉर्मलाइज कब किया गया था? 1972 में किया गया था। कमेटी जो एसोसिएटेड है, गिडगिल कमेटी है, गाडगिल कमेटी, घोष कमेटी, और उसी के साथ साथ यहाँ पर जो प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग होते हैं, ये बैंक को प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग जिन्होंने अचीव किया है उसको सर्टिफिकेट्स भी प्रोवाइड करते हैं कि भाई तुमने सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया, अच्छा काम किया है। अब इसमें कौन कौन सी कैटेगरीज है प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग की? तो इसमें एग्रीकल्चर देखने को मिलता है, एमएसएमई, क्योंकि एमएसएमई मतलब जो स्मॉल कंपनीज़ हैं, तो बैंक को ऐसा लगता है कि यार ये स्मॉल कंपनीज पैसा प्रॉफिट बनाएगी नहीं बनाएगी, क्योंकि प्रॉफिट बनाएगी तो ही हमारा पैसा ये वापस कर पाएगी, तो इनको भी प्रायोरिटी सेक्टर में डाला गया है। एक्सपोर्ट क्रेडिट हो गया, एजुकेशन हो गया, हाउसिंग हो गया, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, रिन्यूएबल एनर्जी हो गया, बाकी कुछ चीज़ें। तो ये सब होती है प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग की कैटेगरीज, ठीक है। अब इनको भी अलग अलग परसेंटेज वाइज देना पड़ता है। इसमें अगर आप देखोगे तो प्रायोरिटी डिफरेंट टाइप ऑफ बैंक्स के लिए किस किस तरीके का है, मतलब कितना कितना उनको देना है, उनके पास जो पैसा आया हुआ है। तो ये अगर आप देखोगे तो इसमें बेसिकली जो 40% टोटल प्रायोरिटी सेक्टर का 40% एडजस्टेड नेट क्रेडिट जो है ये यहाँ पर देना पड़ता है बेसिकली डोमेस्टिक कमर्शियल बैंक्स को, जो हमारे डोमेस्टिक वाले हैं। एंड फॉरेन बैंक्स अगर आप देखोगे तो सेम जो डोमेस्टिक बैंक है उतना ही। रीजनल रूरल बैंक अगर आप देखोगे तो प्रायोरिटी सेक्टर में कितना देना है उनको? 75% देना है। मतलब उनके पास अगर 100 रुपये आए हुए हैं तो 75 रुपीज़ जो है वो उनको प्रायोरिटी सेक्टर में देना है। तो ये तो रीजनल रूरल बैंक का मतलब ही क्या हुआ फिर? जो रीजनल जो मुद्दे हैं, जो वहाँ पर प्रायोरिटी है, उसी को देना पड़ेगा। स्मॉल फाइनेंस बैंक को भी 75% जो है वो देना पड़ता है। एग्रीकल्चर में 18% जो है वो देना पड़ता है। ये अप्लीकेबल नहीं है एग्रीकल्चर के लिए, जितना डोमेस्टिक बैंक 18% ही देना पड़ता है, 18%। माइक्रो स्मॉल के लिए 7.5%, सेम 7.5%।
है ना, डोमेस्टिक कमर्शियल बैंक 12% इसमें हमें देखने को मिलता है बेसिकली। तो ये जो चीज़ें हैं ये आपको थोड़ी बहुत पता रहना चाहिए, कितनी प्रायोरिटी सेक्टर जो है वो दी गई है, किस में बढ़ाया गया है, किस में सबसे ज़्यादा है। तो इसमें अगर आप देखोगे तो एग्रीकल्चर जो है ना, वहाँ 18% जो है वो हमें देखने को मिलता है बेसिकली, है ना, 18%। नेक्स्ट यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो एक और कॉन्सेप्ट आता है जो कि है मुंबई इंटरबैंक आउटराइट रेट। मुंबई इंटरबैंक आउटराइट रेट, जिसको मिबोर भी कहते हैं, ये बेसिकली क्या है कि देखिए, कोई अगर व्यक्ति आ गया बोल रहा है कि भाई मुझे पैसा दो, ठीक है। अब बैंक के पास जो है वो पैसा है नहीं, एक बैंक के पास, अब उसके पास ऑप्शन क्या है, जैसा हमने देखा कि भाई आरबीआई के पास जाना, है ना, आरबीआई के पास जाकर उससे पैसे लेना। लेकिन वो इंटरेस्टेड नहीं है आरबीआई के पास जाने में, वो बोल रहा है बहुत एटीट्यूड आ गया है आरबीआई में, वो हमको इतना लो, वो लोन, ये करो वो करो कर रही है। तो एक काम करते हैं यार, दूसरी बैंक के पास चल जाते हैं। मतलब यहाँ पर समझ लीजिए कि ये है एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक जो है ये है फेडरल बैंक, ठीक है। एक्सिस बैंक जो है वो यहाँ पर क्या कर रही है, उसके पास आया है लोन लेने के लिए, एक्सिस बैंक के पास पैसा नहीं है। एक्सिस बैंक जाती है सीधा किसके पास, फेडरल बैंक के पास। फेडरल बैंक के पास जाकर वो बोलती है कि मुझे पैसा दो। अब वहाँ पर फेडरल बैंक जो है वो क्या फ्री में देगी, नहीं, वो भी अपना इंटरेस्ट रेट जो है वो चार्ज करेगी। ये बोल रही है 150 रुपया देगा। तो ये जो है ये बेसिकली दूसरी बैंक के द्वारा जो पैसा दिया जा रहा है ना, तो इसी को हम कहते हैं मीबोर। तो रिसेंटली क्या हुआ, आरबीआई ने रिकमेंड किया चेंजेस इन मेथोडोलॉजी, जिससे कि मीबोर जो है उसको बेसिकली कैलकुलेट किया जाए, ठीक है। ये है इंटरेस्ट रेट बेंचमार्क जो बैंक अनसिक्योर्ड, क्योंकि इसमें क्या है, इसमें कोई फंड्स नहीं रखना है, अनसिक्योर्ड फंड जो होते हैं उसके लिए वो दे रही है। तो जो फेडरल बैंक अब पैसा दे रही है वो कितना होना चाहिए, उसके बारे में यहाँ पर रिकमेंडेशन दिए गए हैं। तो यहाँ पर कंप्यूटेड बाय फाइनेंस बेंचमार्क इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, इसके बेसिस पर, और उसी के साथ साथ यहाँ पर ट्रेड एग्जीक्यूशन निगोशिएशन डीलिंग, ये सब देखकर यहाँ पर चीज़ें जो है वो होनी चाहिए। इंडिया का ट्रांजिशन जो है लंदन इंटरबैंक ऑफर्ड रेट से यहाँ पर ट्रांजिशन हमें देखने को मिला है, अभी मुंबई आ गया है। लास्ट ईयर आरबीआई ने एक एडवाइजरी इशू की थी बैंक्स को कि आरबीआई रेगुलेटेड एंटिटीज़ जो उनको बोल रही है कि भाई यहाँ पर कंप्लीट ट्रांजिशन अवे फ्रॉम लिबोर, कंप्लीट यहाँ पर ट्रांजिशन होना चाहिए हमारा, जो लंदन का इंटरबैंक का कंप्यूट करना होता है, ठीक है। ये ग्लोबल बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट होता है ग्लोबली, जो एक ही बनाया गया है ग्लोबल वाला। तो वही इंटरबैंक अगर लेना है तो उतना इंटरेस्ट रेट पर लेगी। तो अब यहाँ पर क्या बोले उन्होंने कि भाई हमको शॉर्ट टर्म लेना है तो हमारा खुद का निकालते हैं। तो ये इंडिया ने बेसिकली क्या किया है, एक अपना यहाँ पर निकाल लिया है कॉल मनी मार्केट। यहाँ पर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बैंक जो बोरो कर रही है शॉर्ट टर्म के लिए, जो उनकी नीड्स है शॉर्ट टर्म के लिए, उनको उधार ले रही है। तो यहाँ पर लंदन बैंक के इसमें एक अल्टरनेटिव के रूप में हमें देखने को मिल रहा है, जिसमें हमें सिक्योर्ड ओवरनाइट फाइनेंशियल रेट SOFR भी देखने को मिलता है, मुंबई मॉडिफाइड इंटरबैंक फॉरवर्ड ओवरनाइट रेट MIFOR भी देखने को मिलता है। तो ऐसे अलग अलग जो बैंक रेट्स है वो यहाँ पर निकल कर आया। तो बेसिक कॉन्सेप्ट आपको पता रहना चाहिए क्या है ना, बैंक का बैंक से लेना। तो आरबीआई इनकम एंड एक्सपेंडिचर, अब आरबीआई है सरप्लस ट्रांसफ़र, ये कॉन्सेप्ट हमें देखने को मिल रहा है। आरबीआई ने अपना सरप्लस ट्रांसफ़र जो है वो कर दिया है सेंट्रल गवर्नमेंट को। आरबीआई के पास भी प्रॉफिट, क्योंकि आरबीआई काफ़ी प्रॉफिट कमाता है ना भाई साहब। तो यहाँ पर आरबीआई के इनकम कहाँ से आ रहे हैं, जो इंटरेस्ट उनको मिल रहा है, जो रुपी सिक्योरिटीज़ है वो रखने में, लिक्विडिटी एडवांसमेंट फैसिलिटी, मार्जिन स्टैंडिंग फैसिलिटी, ये सब जो है बेसिकली जो रेपो रेट, ये सब जो होता है, इससे जो पैसा कमा रही है आरबीआई, ये उनको प्रॉफिट ही हो रहा है। अब इंटरेस्ट जो अर्न किया जा रहा है लोन पर, एडवांसेस पर, इंटरेस्ट जो अर्न किया जा रहा है फॉरेन सोर्सेज पर, जो उनके पास फॉरेन करेंसीज रखी हुई होती है, उस पर भी जो प्रॉफिट वो कमाते हैं। तो ये जो प्रॉफिट है ये पूरा का पूरा प्रॉफिट उनके पास आता है। अब आरबीआई के, लेकिन समझ लीजिए अगर उनके पास 1 लाख करोड़ रुपए अगर प्रॉफिट आया, 1 लाख करोड़ प्रॉफिट मतलब पैसा आया, ठीक है। तो क्या उनके खर्च भी नहीं होते, पूरे 1 लाख करोड़ वो गवर्नमेंट को दे देंगे? नहीं, उनके कुछ खर्च भी है कि भाई यहाँ पर एक्सपेंडिचर जो है अलग अलग चीज़ों को मैनेज करने में, सैलरीज में, देन उसके बाद अगर कोई बैंक के इसमें उनको ये करना पड़ता है तो वो भी वो करते हैं, प्रिंटिंग में। तो ये सब में उनके जो नोट्स है उसकी चार्जेस, एम्प्लॉय कॉस्ट, ये सब में क्या होता है, उनके पैसे खर्च होते हैं। अब ये समझ लो 1 लाख करोड़ में से 50,000 करोड़ जो है वो उनके एक्सपेंडिचर चले गए। अब उनके पास बचे 50,000 करोड़, ये उनका सरप्लस हो गया। ये अब क्या करते हैं, वो ट्रांसफ़र कर देते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट को, ठीक है। तो यहाँ पर सरप्लस जो अमाउंट है वो गवर्नमेंट को ट्रांसफ़र करना, आरबीआई एक एक्ट का सेक्शन 47 जो है ये मैंडेट करता है कि जो प्रॉफिट है वो सेंटर को उनको देना पड़ेगा।
कमेटी का रिकमेंडेशन यहाँ पर जो मालेगाम कमेटी है उनका भी यहाँ पर आया था, जहाँ पर सरप्लस जो है वो ट्रांसफ़र इंक्रीज्ड अगर होता है, जैसे आप यहाँ पर देखोगे तो काफ़ी अच्छा अभी प्रॉफिट जो है बेसिकली आरबीआई को आ रहा है। तो ये आरबीआई क्या कर रही है, अब ये सेंट्रल गवर्नमेंट को ट्रांसफ़र कर रही है। नेक्स्ट यहाँ पर आते हैं हम वेज एंड मीन्स एडवांसेस स्कीम। अभी रिसेंटली क्या हुआ, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है उसने वेज एंड मीन्स एडवांसेस जो है उसकी लिमिट को इंक्रीज़ कर दिया है स्टेट और यूनियन टेरिटरीज़ की 60,000 फ्रॉम एग्जिस्टिंग 47,000। तो पहले 47,000 था, अब उसको बढ़ाकर कितना कर दिया गया है, 60,000 कर दिया गया है। अब ये क्या है, अब फॉर एग्जांपल समझ लीजिए कि यहाँ पर जो एक स्टेट है बिहार, उनके जो चीफ मिनिस्टर है वो आए मोदी जी के पास, वो बोल रहे हैं कि मोदी जी पैसे चाहिए। मोदी जी बोल रहे हैं कि भाई मैं गरीब परिवार से हूँ। तो ये बोल रहे हैं कि यार मतलब खुद के लिए नहीं, सरकार का पैसा चाहिए मोदी जी। खुद मैं मेरे लिए थोड़ी उधार मांगने आया हूँ, सरकार का पैसा चाहिए। तो अब जो स्टेट है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो स्टेट है वो यहाँ पर कैसा पैसे कमाती है, अलग अलग तरीक़ों से उनका इनकम होता है ना। वो भी टैक्सेस लगाती है, टैक्स नॉन टैक्स रेवेन्यू उनके पास आता है। तो ये जो उनके पास पैसा आया है, फॉर से कि 1,000 रुपीज़ उनके पास आया, ठीक है। अब उसमें से उनको खर्च भी करना पड़ता है स्टेट्स को। तो अब समझ लीजिए कि उनका खर्चा जो है वो हो गया है 2,000 रुपये, आया 1,000 गया 2,000। तो अब यहाँ पर 1,000 रुपये जो है वो लाएंगे कहाँ से, तो ये नॉर्मली क्या करते हैं, वो नॉर्मली ले लेते हैं लोन, ठीक है। अब उन्होंने ले लिया लोन। अब ये जो लोन है जो लिया है, तो कितने का लिया उन्होंने लोन, 1,000 रुपये का लोन लिया। ये क्या हो जाता है, ये कहा जाता है फिस्कल डेफिसिट, जो कि बजट में आता है। हर स्टेट का जो बजट निकलता है उसमें आपको फिस्कल डेफिसिट देखने को मिलता है। तो फिस्कल डेफिसिट क्या है, जो आमदनी अठनी खर्चा रुपया जो हो रहा है उसके बीच का जो डिफरेंस है, जो उनको लोन लेना पड़ रहा है, वही फिस्कल डेफिसिट हम कहते हैं। लेकिन अब क्या हो रहा है, ये तो साल भर का हो गया ना, ये तो पूरे ईयर का हो गया। लेकिन अब नॉर्मली कैसा होता है, कई बार ऐसा हो जाता है कि भाई टेम्प्ररी मिसमैनेजमेंट भी हो जाता है। जैसे कि समझ लो कि जैन में जो सरकार के पास पैसा आया, वो आया 2,000 रुपये, फेब में 2,000 रुपये, देन मार्च में 5,000 रुपये, देन अप्रैल में 1,000 रुपये, एंड मई में 100 रुपये आ गए। कई बार ऐसा होता है कि कोई महीने में लोगों ने खर्च ही नहीं किया, कुछ उनके पास पैसा जो है वो इतना कुछ पहुंचा नहीं। अब ये जो मई का पैसा है, इससे अब मिसमैनेजमेंट हो गया, मिसमैच हो गया, क्योंकि जो बेसिकली यहाँ पर जो व्यक्ति है, मतलब जो सैलरीज वगैरह है, जो उनका बेसिक खर्चा है वो तो उनका होना ही है ना, जैसे सैलरीज जो है वो देनी ही है उनको, तो ये जो खर्चे हैं वो तो होने ही है। तो अब ये खर्चा और ये जो है, जो उनके पास आमदनी आई है उस महीने की, उसमें मिसमैनेजमेंट हो गया है, उसमें मिसमैच हो गया है। तो इसको कैसे वो पूरा करे, तो इसको पूरा करने के लिए ये पहुंच जाते हैं किसके पास, आरबीआई के पास। वो जाते हैं आरबीआई के पास, वो बोलते हैं कि भाई हमको पैसा दे दो। तो ये होता है वेज एंड मीन्स एडवांसेस, ठीक है, एडवांसेस वो ले रहे हैं। तो एडवांसेस टू द स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज प्रोवाइडेड बाय आरबीआई, जिससे कि जो टेम्पररी मिसमैचेस हुए हैं कैश फ्लो में, उसको एडजस्ट किया जा सके, उसे हम कहते हैं वेज एंड मीन्स एडवांसेस। ये फैसिलिटी जो है ये यूनियन गवर्नमेंट के लिए भी अवेलेबल है, ठीक है। तो अब यहाँ पर नॉर्मल वेज एंड मीन्स होता है, स्पेशल होता है, ठीक है, और जिसको स्पेशल ड्राइंग फैसिलिटी भी कहा जाता है। पहले जो स्टेट है वो उनको स्पेशल वेज एंड मीन्स एडवांसेस दिए जाते हैं, वो ख़त्म होने के बाद नॉर्मल वेज एंड मीन्स दिए जाते हैं, ठीक है। तो ये जो इंटरेस्ट रेट है वो लिंक होता है रेपो रेट से, जो पैसा मतलब स्टेट को मिल रहा है वो इंटरेस्ट के सकट उनको वापस देना होता है। तो यहाँ पर एक बेसिकली अगर ये भी ख़त्म हो जाए वेज एंड मीन्स, तो ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी जो है वो भी मिलती है। ओवरड्राफ्ट मतलब भाई अब हमको थोड़ा और चाहिए तो वो भी दे दो। तो इस तरीके से हमको चीज़ें जो है वो देखने को मिलती है। तो वेज एंड मीन्स एडवांसेस ये आपको पता रहना चाहिए कि ये है क्या, ठीक है। स्पेशल ड्राइंग फैसिलिटी अगर हम देखते हैं तो ये बेसिकली क्या है कि कोलैटरल कंसोलिडेशन सिंक फंड, गारंटी रिडेम्पशन फंड, ये सब इसके थ्रू अवेल किया जाता है स्टेट के लिए। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, जब भी फाइनेंशियल अकोमोडेशन जो है स्टेट के वो स्पेशल ड्राइंग फैसिलिटी से भी एक्सीड हो जाए और भी ज़्यादा उनको पैसा अगर लगे तो वो उसके तहत लेते हैं, ठीक है। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी जो है वो यहाँ पर प्रोवाइड की जाती है और ये एडवांसेस दिए जा रहे हैं से, बाकी उनको पैसा रिटर्न भी करना है। नेक्स्ट यहाँ पर हम आते हैं क्रेडिट डिपॉजिट रेशो। अब क्रेडिट डिपॉजिट रेशो क्या है?
कि ये जो आम इंसान है, आम इंसान क्या कर रहा है, यहाँ पर पैसा जो है वो जमा कर रहा है बैंक में, जो भी उसकी सैलरी आ रही है वो जमा कर रहा है। फिर बैंक क्या कर रहा है, बैंक जो है वो लोन में पैसा प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, बैंक के पास पैसा आ गया, बैंक जो है वो लोन में पैसा प्रोवाइड कर रहा है। लेकिन अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो डिपॉजिट है वो अगर कंपेरेटिवली कम होने लग जाए तो उसको कहते हैं हम कि क्रेडिट डिपॉजिट रेशो काफ़ी कम है। कि मतलब अब यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर जो पैसा बेसिकली लोन में घुमाना था, ठीक है, ये लोन में इतना घुमाना था, तो अब यहाँ पर बैंक ने क्या किया कि बहुत कम पैसा उनके पास एक मॉडिफाइड तौर पर बचा हुआ है, बाकी पूरा उन्होंने क्या किया, लोन में दे दिया। मतलब डिपॉजिट जो है अब उनको उतने कंपैरेटिवली आ नहीं रहे हैं, और जो उन्होंने लोन में पैसा है वो उन्होंने भरपाई पूरी की पूरी दे दी। तो यहाँ पर क्या हो गया, अब हाई रिस्क हो गया कि भाई अगर इन्होंने सडनली ज़्यादा लोगों ने पैसा मांग लिया तो उनको देंगे कैसे। तो ये होता है क्रेडिट डिपॉजिट रेशो, कि भाई डिपॉजिट जो है जितना दिया जा रहा है, जितना लोन में दिया जा रहा है उस हिसाब से डिपॉजिट आ नहीं रहा है, ज़्यादा हमने पैसा जो है वो लोन में घुमा दिया है। तो अगर एक साथ लोगों ने अपना पैसा मांगने के लिए आ गए तो बैंक के पास पैसा रहेगा ही नहीं उनको देने के लिए। तो ये एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर आ जाती है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने काफ़ी कंसर्न रेस किए हैं कि भाई यहाँ पर डिपॉजिट कम हो, क्योंकि बहुत सारे लोग अभी डिपॉजिट कम कर रहे हैं। तो ये काफ़ी कंसर्न जो है वो आरबीआई के द्वारा रेस किया गया है। ठीक है, तो रेशो बैंक लेंड आउट, जितना उनके पास डिपॉजिट आ रहा है उसके कंपैरिजन में कितना वो लेंड दे रहे हैं। ठीक है, हायर रिस्क, अगर ज़्यादा दे रहे हैं तो हायर रिस्क हो जाता है। आरबीआई के फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट जो है उसने कहा कि भाई पीक हुआ है ये, जिसकी वजह से देखिए ना अब जो बैंकिंग के शेयर्स है वो भी थोड़े डगमगा रहे हैं। हाई सीडी रेशो क्यों होता है कि भाई यहाँ पर रिटेल क्रेडिट जो है, बिजनेसेस एमएसएमई लोन्स इंक्रीज हुए हैं, लेकिन उसके कंपैरिजन में डिपॉजिट कम आ रहे हैं, लोग डिपॉजिट कम कर रहे हैं। तो ये एक हमें देखने को मिल रहा है। क्यों कम हो रहे हैं डिपॉजिट, क्यों कम हो रहे हैं बैंक में, ज़्यादातर लोग जो है वो क्या कर रहे हैं, मार्केट में पैसा डाल रहे हैं, तो उसकी वजह से बैंक में पैसा कम रख रहे हैं। इम्पैक्ट क्या होता है कि भाई यहाँ पर प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है कि बैंक को अगर है कि पैसा वापस आया नहीं है ना, एनपी अगर हो गया तो जो लोगों ने डिपॉजिट किया हुआ उनका पैसा हम देंगे कैसे, ये प्रॉब्लम हो जाता है। लिक्विडिटी रिस्क हो जाती है, क्रेडिट रिस्क हमें देखने को मिलती है। फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स एक हमें देखने को मिलता है। बेसिकली रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अनाउंस किया है कि फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स ये रेस कर रहे हैं हम 64 इन मार्च अप टू 60। ठीक है, अप फ्रॉम 60। तो फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स बेसिकली क्या है, ये कॉम्प्रिहेंसिव इंडेक्स है जिसमें डिटेल्स ऑफ बैंकिंग, इन्वेस्टमेंट, इंश्योरेंस, पोस्ट एज वेल एज पेंशन सेक्टर जो है वो भी यहाँ पर आ जाता है। फाइनेंशियल इंक्लूजन अक्रॉस द कंट्री, ये सारी चीज़ें इसमें हमको पता चलती है। सिंगल वैल्यू इंडेक्स है जहाँ पर 0 जो है वो कंप्लीट एक्सक्लूजन है और 100 जो है फुल इंक्लूजन है, कितने लोगों का इंक्लूजन है हमारे ओवरऑल इकोनॉमी में, वो यहाँ पर ये दर्शाता है। ठीक है, एनुअली पब्लिश किया मतलब जुलाई में पब्लिश किया जाता है। इंटीग्रेटेड ओम्बुड्समैन स्कीम यहाँ पर देखने को मिल रही है रिजर्व बैंक के द्वारा। तो ये 2021 में लॉन्च की गई एज अ पार्ट ऑफ अल्टरनेटिव ग्रीवेंस रिट्रेसल फ्रेमवर्क। ग्रीवेंस रिट्रेसल हमने पॉलिटी में भी देखा हुआ है, कोई भी अगर किसी कस्टमर को समस्याएं होती है तो वो कहाँ जाएगा, कौन से इसमें जाएगा, तो सीधे सीधे तरीके से एक पोर्टल पर अपने ग्रीवेंसेस जो है वो लिख सकता है। तो ये जो ग्रीवेंसेस है उसका रिट्रेसल हो उसके लिए अल्टरनेटिव लाया गया, ये बेसिकली इंटीग्रेटेड ओम्बुड्समैन स्कीम। ठीक है, जिससे कस्टमर के जितने भी ग्रीवेंसेस है सर्विसेज से रिलेटेड उनको यहाँ पर रिजॉल्व किए जा सके। ये जो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट है 1949 उसके तहत ये लाया गया है, और ऑब्जेक्टिव है कि भाई कॉस्ट फ्री रिट्रेसल जो है, कस्टमर सर्विस, कस्टमर रिट्रेसल यहाँ पर हो सके। कवरेज सभी कमर्शियल बैंक, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, सभी पेमेंट सिस्टम जो है। अब एनबीएफसी क्या होती है ये हम आगे देखने ही वाले हैं। ठीक है, जैसे जैसे पूरे हमारा कंप्लीट होगा हमारा PT 365 उसमें आपको देखने को मिलेगा ही। देन उसके बाद यहाँ पर आरबीआई ओम्बुड्समैन जो है, सेंट्रलाइज रिसीट प्रोसेस सेंटर, ये सब हमें देखने को मिलते हैं। तो ये जो रिट्रेसल है वो यहाँ पर हो सके, आपको पता रहना चाहिए कि भाई ये किससे रिलेटेड है, ये ग्रीवेंस रिट्रेसल से रिलेटेड है। नेक्स्ट यहाँ पर ओमनीबस फ्रेमवर्क जो है, रिकॉग्नाइजिंग सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशंस, यहाँ पर देखने को मिल रही है। मतलब यहाँ पर क्या हुआ है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने फाइनलाइज किया है ओमनीबस फ्रेमवर्क। ठीक है, जिससे कि सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन जो है रेगुलेटेड एंटिटीज़ के लिए ये यहाँ पर लाई जाए। ऑब्जेक्टिव क्या है, जिससे कि कंप्लायंस कल्चर जो है उसको प्रमोट किया जाए। काफ़ी सारे ऐसे बैंक होते हैं जो कंप्लायंस मेंटेन नहीं करते हैं। मतलब कई बार ऐसा होता है कि भाई अगर लोन देना है, किसी ने मुंह ज़बानी बोल दिया है, तो जो कंप्लायंस होते हैं कि भाई आपको पूरे के पूरे जो फॉर्म फिलअप, ये सारी चीज़ें जो कंप्लायंसेस है वो ना करते हुए अगर कोई प्रायोरिटी कस्टमर है उसको मुंह ज़बानी चीज़ें जो है वो प्रोवाइड कर दो, बाद में पेपर वर्क देखा जाएगा।
तो ये जो होता है, ये कंप्लायंस कल्चर जो है उसको प्रमोट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर कोई घपला हो गया तो फिर क्या होगा। सपोर्ट टू स्मॉलर एंटिटीज़, कलेक्टिव वॉइस जो है मेंबर्स के लिए वो रखना, एक सेक्टरल इन्फॉर्मेशन जो है उसको कलेक्ट करना, R&D कल्चर को इनक्रेज करना, ये सब के लिए ये ओमनिबस फ्रेमवर्क जो है वो लाया गया है। एलिजिबिलिटी क्या है कि यहाँ पर नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी जो रजिस्टर्ड रहेगी कंपनीज एक्ट के तहत, एडिक्वेट नेटवर्क जो है उसका रहना चाहिए, डाइवर्सिफाइड शेयर होल्डिंग रहनी चाहिए और सभी सेक्टर को रिप्रेजेंट करना चाहिए। देन कैरेक्टरिस्टिक्स अगर हम देखते हैं तो सफिशिएंट अथॉरिटी यहाँ पर डिराइव करता है जो भी यहाँ पर गवर्निंग मैकेनिज्म रहेगी उससे। गवर्नेंस फ्रेमवर्क अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर आर्टिकल जो एसोसिएटेड है बाय लॉज, ये प्रोवाइड करेंगे फंक्शनिंग ऑफ गवर्निंग बॉडीज़ का कंप्लायंस जो है वो रिलेटिवली सही तरीके से यहाँ पर रखा जाएगा। तो ये सारी चीज़ें इससे रिलेटेड हमें देखने को मिलती है। नेक्स्ट यहाँ पर हम आते हैं यूनिवर्सल बैंक पर। अब देखिए यूनिवर्सल बैंक वही हमारी बैंक है जो हम जाते हैं उसमें पैसे डिपॉजिट करते हैं, है ना। हमको जो बाकी बैंकिंग फैसिलिटीज़ है वो बैंक प्रोवाइड करती है। तो आरबीआई ने एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है वो रखा है स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए, ताकि वो यूनिवर्सल बैंकिंग सिस्टम में जा सके। अगर हम स्मॉल फाइनेंस बैंक देखते हैं तो ये यूनिवर्सल बैंक में नहीं आती है, क्योंकि इसकी कई सारी शॉर्ट मतलब वो जो यूनिवर्सल बैंक कर सकती है वो स्मॉल फाइनेंस बैंक नहीं कर सकती। जैसा हमने देखा था कि प्रायोरिटी सेक्टर जो है उसमें भी चेंज इसमें हमें देखने को मिलता है कि भाई इनको 75% देना है ना, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के लिए। तो ये भी जो है यूनिवर्सल बैंक में जो तब्दील होना है, मतलब बड़ी बैंक्स जो हो चुकी है अब, जो हमें बड़ी बड़ी बैंक्स एट प्रेजेंट देखने को मिलती है, उसमें तब्दील होना है, तो उसके लिए कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है वो सेट किया आरबीआई के द्वारा। यूनिवर्सल बैंक जैसा मैंने आपको कहा वाइड रेंज ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड करती है बियॉन्ड कमर्शियल बैंक भी, जिसमें इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, इंश्योरेंस जो है वो भी देखने को मिलता है। अंटिल नाउ ये स्मॉल फाइनेंस बैंक जो है उनको बेसिक बैंकिंग एक्टिविटीज़ जो है वो डिपॉजिट लेना, है ना, जो अनरिजर्व्ड अंडर रिजर्व्ड सेक्शंस है उनको लेंड करना, उनको पैसा देना, ये सब कुछ अलाउड था। यहाँ पर ऑन टैप लाइसेंसिंग जो है वो भी लाया गया, मतलब ये 2016 में इंट्रोड्यूस किया गया। पहले ऐसा था कि भाई पहले लाइसेंसिंग जो एक साथ इतना क्राइटेरिया फिलअप करो फिर दो, लेकिन ऑन टैप है आपकी। अगर किसी को लग रहा है मेरा पूरा क्राइटेरिया हो गया, चलो मैं किसी भी रैंडम टाइम पे जा सकता हूँ, रैंडम वक्त मतलब ये जो होता है डेट्स उस पर जा सकता हूँ और जाकर मैं मेरा लाइसेंस जो है बैंकिंग का वो मांग सकता हूँ। तो ये बैंकिंग लाइसेंस जो है थ्रू आउट द ईयर कभी भी नहीं, तो पहले ऐसा था, पहले एक सेगमेंट होता था, यही पीरियड में आपको बैंकिंग इसके लाइसेंस के लिए अप्लाई करना है। तो यहाँ पर हमें ये देखने को मिलता है, और ये जो है इनके लिए अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है स्मॉल बैंकिंग बैंक जो है उनके लिए भी लाया गया है। एलिजिबिलिटी क्या है अब इनके लिए कि भाई आप बड़े यूनिवर्सल बैंक में जा सकते हो। नेट वर्थ जो है 1000 करोड़ इतनी फिक्स की गई है, 1000 करोड़ जो है वो रहना चाहिए। स्टेटस जो है शेड्यूल कमर्शियल बैंक एंड सेटिस्फैक्ट्री ट्रैक रिकॉर्ड जो है उनके परफॉर्मेंस का वो रहना चाहिए फॉर मिनिमम 5 ईयर्स। ऐसा नहीं है पहले साल में ही आपने बहुत सारा पैसा आपके पास आ गया है तो अप्लाई 5 साल के लिए। फाइनेंशियल हेल्थ प्रॉफिटेबिलिटी जो है यहाँ पर नेट प्रॉफिट लास्ट 2 फाइनेंशियल ईयर में रहना चाहिए, प्रॉफिटेबिलिटी रहनी चाहिए। एसेट क्वालिटी अगर आप देखोगे तो वो भी एनपीए जो है बहुत कम 3 to 1% है ना, लास्ट 2 फाइनेंशियल ईयर्स। देन उसके बाद यहाँ पर स्टॉक लिस्टिंग जो है लिस्टेड एंड रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज में उनका लिस्टेड भी रहना चाहिए। प्रमोटर रिक्वायरमेंट, कोई एडिशनल न्यू प्रमोटर या चेंजेस जो एग्जिस्टिंग प्रमोटर में इस ट्रांजिशन के दौरान नहीं सहा जाएगा। प्रमोटर मतलब जो बेसिकली ओन कर रहा है, ये समझ लो आप बैंक को। देन प्रेफरेंसेस जो है डाइवर्सिफाइड लोन पोर्टफोलियो अगर किसी का है कि भाई बहुत अलग अलग सेगमेंट में उसने लोन दिए हुए तो उसको प्रायोरिटी एक तरीके से दी जाएगी। स्मॉल फाइनेंस बैंक के बारे में अगर हम देखते हैं तो ये बजट 2014-15 में अनाउंस किया गया था कि भाई स्मॉल जो लोग हैं, जो मार्जिनलाइज लोग हैं, उनको अगर सहूलत प्रोवाइड करना है तो रजिस्ट्रेशन अगर हम देखते हैं तो पब्लिक लिमिटेड कंपनी इसमें ये आता है, इसका रजिस्ट्रेशन होता है कंपनीज एक्ट में। लाइसेंसिंग अगर हम देखते हैं तो लाइसेंसिंग बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होता है कहाँ से ऑपरेट कर रहे हैं उसके लिए। कैपिटल रिक्वायरमेंट 200 करोड़ की होती है, ठीक है। एंड यहाँ पर एडजस्ट नेट बैंक क्रेडिट 75% जो है प्रायोरिटी सेक्टर में देना पड़ता है, जो हमने यहाँ पर डिस्कस किया था। तो ये कुछ चीज़ें इसकी हमें स्मॉल फाइनेंस बैंक की देखने को मिलती है। देन आता है अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स। अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, आरबीआई ने अर्बन कोऑपरेटिव बैंक जो उनको कहा है कि भाई आप यहाँ पर डिविडेंड इक्वलाइजेशन फंड जो है वो यहाँ पर सेटअप करो। देखिए डिविडेंड इक्वलाइजेशन फंड ये यूनिवर्सल कमर्शियल बैंक, यूनिवर्सल अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के द्वारा किया जाता है थ्रू प्रॉफिट टू पे डिविडेंड्स इन द फ्यूचर ईयर।
क्या होता है, जब भी किसी को प्रॉफिट मिलता है, किसी भी कंपनी को प्रॉफिट मिलता है, तो वो अपने शेयर होल्डर जो होते हैं उनको डिविडेंड देता है। लेकिन कोऑपरेटिव बैंक जो है वो बेसिकली क्या होते हैं, वो कुछ लोगों के द्वारा, वहाँ के जो लोग हैं उनके ही द्वारा ओन किए जाते हैं, क्योंकि उनके ही द्वारा वो सभी उसके मेंबर्स होते हैं। इससे तो बोलते हैं ना कोऑपरेटिव बैंक। तो यहाँ पर क्या है, डिविडेंड जो है वो यहाँ पर इन फ्यूचर जब प्रॉफिट यहाँ पर आ रहा है तो वो डिविडेंड प्रोवाइड करेगी। लेकिन जब डिविडेंड यहाँ पर प्रॉफिट्स यहाँ पर इनसफिशिएंट है, जब यहाँ पर लॉस हुआ है, उस समय पर अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट जो है वो यहाँ पर फ्यूचर्स में किस तरीके से पे किए जाएंगे, डिविडेंड पे किए जाएंगे, उसको यहाँ पर सेटअप करने की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर वन टाइम बेसिकली यहाँ पर रूल जो है प्रॉफिटेबिलिटी के लिए, वो यहाँ पर प्रीवियसली एक्यूमुलेटेड जो प्रॉफिट्स हुए हैं उसके हिसाब से देखे जाए। वन टाइम मेजर आरबीआई ने परमिट किया है कि भाई मनी जो है वो ट्रांसफ़र कर सकते हैं फ्री रिजर्व्स टू प्रोवाइड बेटर ट्रीटमेंट, जिससे कि बेटर ट्रीटमेंट जो है वो यहाँ पर प्रोवाइड किए जा सके। अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के बारे में अगर हम देखते हैं तो लीगल स्टेटस इसका रजिस्टर्ड एज अ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, ठीक है, एंड मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट इसके तहत भी हमें देखने को मिलता है। डुअल रेगुलेशन आरबीआई जो है वो भी इसको रेगुलेट करता है, एंड स्टेट एंड सेंट्रल रजिस्टर या फिर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ इसके तहत भी उनको ऑर्गेनाइज किया जाता है। तो रेगुलेशन इनका दो तरफा है, दो तरफा रेगुलेशन मतलब एक सैंडविच उनका बन जाता है, सही तरीके से काम नहीं कर पाते। लेंडिंग अगर हम देखते हैं तो ये मैंडेट है कि भाई यहाँ पर प्रायोरिटी सेक्टर जो है 75% उनको देना पड़ेगा, है ना, कोऑपरेटिव बैंक्स को। उसी के साथ साथ यहाँ पर फ्रेमवर्क 4 टीयर्स में इसको कैरेक्टराइज करते हैं। टीयर 1 सभी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक एंड सैलरीज जो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक की है वो यहाँ पर डिपॉजिट अप टू 100 करोड़ इरिस्पेक्टिव ऑफ डिपॉजिट साइज, एंड ऑल अदर हैविंग 100 करोड़। टीयर 2 अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर 1000 करोड़ जो है वो हमें देखने को मिलता है, ठीक है, अप टू मतलब 100 करोड़ से 1000 करोड़। टीयर 3 अगर हम देखते हैं तो 1000 करोड़ से 10,000 करोड़, एंड टीयर 4 देखते हैं तो 10,000 करोड़ या उससे ज़्यादा, ठीक है, डिपॉजिट्स जिसके मतलब जो डिपॉजिट्स उसमें आए हुए हैं वो यहाँ पर 10,000 करोड़ से ज़्यादा है। तो इस तरीके से उनको टीयर 1, 2, 3, 4 जितने डिपॉजिट्स आए हुए हैं उस हिसाब से इनको डिफ्रेंशिएट किया जाता है। इनिशिएटिव्स जो लिए गए हैं इनको स्ट्रेंथन करने के लिए कि भाई यहाँ पर अमेंडमेंट किए गए कि भाई बोर्ड जो है कोऑपरेटिव बैंक्स में उनको ज़्यादा पावर दी जाए, कि यहाँ पर मतलब आरबीआई जो है उसको ज़्यादा पावर जो है दी गई है कि बोर्ड को सुपरसीड भी कर सकते हैं। जो बोर्ड है वहाँ पर उसके जो डिसीजन रहेंगे वो आरबीआई उनको सुपरसीड कर सकती है कि भाई तुम ये करो। मैनेजमेंट, गवर्नेंस, वाइंडिंग अप आरबीआई के प्रीव्यू में उसको लाया गया है। आरबीआई देखेगी कैसे उसको आगे बढ़ाना है, एक्सपांशन का लिए, है ना, ये सब कुछ यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। अब यहाँ पर NUCFDC अगर हम देखते हैं तो ये एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है जो रजिस्टर्ड है विद आरबीआई, और टाइप 2 नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी जो है उसका ये देखने को मिलती है वो एज अ, एंड इसमें अगर हम देखते हैं तो कस्टमर इंटरफेस, सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन, ये सब फंक्शन क्या है इसके, फंक्शन है कि भाई लिक्विडिटी एंड कैपिटल सपोर्ट जो है वो यहाँ पर रहना चाहिए। जो कंसल्टेंसी है यूनिवर्सल अपना अर्बन कोऑपरेटिव बैंक की उसके लिए। देन रेगुलेटरी कंप्लायंस, मतलब ये क्या हो गया ना, आरबीआई रेगुलेट कर रहा है लेकिन उसने एक ये एजेंसी जो है उसकी तरफ सबको दे दिया कि भाई तुम देखो सही तरीके से चीज़ें जो है वो हो रही है या नहीं हो रही है। टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म जो है वो हमें देखने को मिलते हैं, तो ये आपको ध्यान में रखना है, बेसिकली आपको काम आ सकता है एग्जाम में। 50 ईयर्स ऑफ इंडियन माइक्रो फाइनेंस सेक्टर अगर हम देखें तो यहाँ पर हुआ क्या है, इंडिया का फर्स्ट माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन जो है सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेन एसोसिएशन बैंक स्टैब्लिश किया गया था 1974 में, उसके 50 साल पूरे हो चुके हैं। तो इसके लिए ये चीज़ जो है वो लाई गई है। इसमें कुछ खास कॉन्सेप्चुअल नहीं है, तो ये आप खुद भी पढ़ सकते हो कि भाई माइक्रो फाइनेंस क्या होता है। ये फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइड करता है, जैसे कि स्मॉल वैल्यू लोन जो है वो प्रोवाइड करते हैं मार्जिनलाइज और पुअर इंडिविजुअल जो है उनके लिए, जो बेसिक जो बैंकिंग सिस्टम है उसमें वो लोन नहीं ले सकते हैं, उससे वो फाइनेंशियल जो उनको फ़ायदा है वो नहीं मिल सकता है, ठीक है। एनुअल इनकम अप टू 3 लाख रुपीज़ ये है ना। और माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन यूजुअली हायर इंटरेस्ट रेट चार्ज करते हैं बाकी जो कमर्शियल बैंक है उनके मुकाबले, क्योंकि रिस्क भी ज़्यादा होती है। अब यहाँ पर नोबेल लॉटरेट जो है यूनुस, उनके द्वारा ये हमें देखने को मिला था, स्टैब्लिशमेंट की गई थी ग्रामीण बैंक की बांग्लादेश में 1976 में। और रेगुलेशन देखें हम इंडिया में तो आरबीआई जो है वो रेगुलेटरी बॉडी है इसकी भी, और आरबीआई की जो मालिगम कमेटी है उन्होंने रिकमेंड किया था जिससे कि रेगुलेट इसको सही तरीके से किया जाए। अब इसमें प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन, ये सब कुछ, सेल्फ हेल्प ग्रुप, ये सब कुछ इसके एक पार्ट हमें देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज।
अब जो हम यहाँ पर देख रहे थे कि भाई नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज क्या है, रिसेंटली रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है उसने बैन किया है 4 एनबीएफसीज को कि वो लोन्स दे दूसरों को, ठीक है, अंडर सेक्शन 45L ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट। तो एनबीएफसी क्या है ये आपको पता रहना चाहिए, इस पर क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछे गए हैं। ये कंपनी है, ध्यान दीजिएगा, एक कंपनी है जो रजिस्टर्ड है अंडर कंपनीज एक्ट। इसमें जो रेगुलेशन इसका हम देखते हैं तो उसमें नेशनल हाउसिंग बैंक का भी आता है, सेबी भी आता है, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी भी आता है, स्टेट गवर्नमेंट भी आता है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स भी आता है। सब कुछ आ गया भाई, हर कोई आ गया, लो बच नहीं पाओगे। डिफरेंस क्या है, अब नॉर्मल जो हमारे बैंक होते हैं और ये एनबीएफसी जो होती है, इनमें डिफरेंस क्या होता है। एनबीएफसी जो है वो डिमांड डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं कर सकते, जो एनबीएफसी होते हैं। बाकी जो बैंक होती है हमारी वो डिमांड डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकती है। उसी के साथ साथ यहाँ पर जो पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम होती है, जो पेमेंट आता है, पेमेंट का सेटलमेंट होता है, उसका ये पार्ट नहीं होते हैं। और चेक जो है वो भी इशू नहीं कर सकते हैं, ठीक है, खुद से जो चेक है वो इशू नहीं कर सकते हैं। डिपॉजिट इंश्योरेंस फैसिलिटीज़ जो है, और डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन, ये अवेलेबल नहीं होता है एनबीएफसीज के लिए। ये DICGC एक्ट 1961 उसके तहत किए गए हैं। ये DICGC जो है सभी कमर्शियल बैंक्स को कवर करते हैं, ठीक है। और ये मतलब DICGC जो है ये बेसिकली क्या करता है, इंश्योर करता है बैंक्स को कि भाई अगर कुछ घपला हो गया बैंक में, जैसा मैंने आपको कहा कि भाई उसने सारे पैसे लोन में दे दिए, लेकिन अगर बाकी लोग जो है बैंक डूब ही गया, तो उसमें जो कस्टमर्स होते हैं उनको अपना कुछ परसेंटेज ऑफ अमाउंट जो है जो उन्होंने डिपॉजिट किया था वो मिलता ही है। लेकिन ये एनबीएफसी उसमें इंक्लूडेड नहीं होते हैं। स्केल बेस्ड रेगुलेशन अगर हम देखते हैं एनबीएफसी का, सेग्रीगेशन ऑफ एनबीएफसी सेग्रीगेट किए जाते हैं लेयर्स में, साइज, एक्टिविटी, ये सब में। तो ये फ्रेमवर्क अगर हम देखते हैं तो टॉप लेयर, अपर लेयर, मिडल लेयर, बेस लेयर, इस तरीके से उनको रखा जाता है। तो जो बेस लेयर है उसमें एसेट साइज जो है वो अगर 1000 करोड़ से कम है, ठीक है, तो ये बेसिकली बेस लेयर में आते हैं। मिडल लेयर जो है ये एसेट साइज जो है वो 1000 करोड़ से ज़्यादा है, ठीक है। और अपर लेयर अगर हम देखते हैं तो इसमें भी सिस्टमेटिक स्पिल ओवर एंड सब्जेक्ट टू टाइटर रेगुलेशंस, ये इसमें आ जाते हैं। और एनबीएफसी जजेस टू बी एक्सट्रीम एंड सुपरवाइजरी रिस्क परसेप्शन, ये टॉप इसमें हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। यहाँ पर नेक्स्ट इसमें अगर हम देखते हैं तो हमें एनपीए देखने को मिलता है। एनपीए आप सभी को पता है क्या है ना, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। मतलब अगर आपने कोई लोन लिया है और लोन अगर 90 दिन से ज़्यादा हो गया है, आप नहीं चुका पाए हैं उसकी किस्त, तो वो लोन एनपीए में चला जाता है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट में चला जाता है। आरबीआई बाय एनुअली फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट जो है उसमें हाईलाइट की है नॉन परफॉर्मिंग एसेट जो है अचीवमेंट्स उसके। तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट अगर हम देखते हैं तो ये असेसमेंट जो है वो करती है बेसिकली जो शेड्यूल कमर्शियल ग्रॉस एनपीएज है, नेट एनपीएज है, वो यहाँ पर दिखा गया है कि गिरे हैं, कम हुए हैं, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि भाई लोग ज़्यादा पैसा दे रहे हैं। एनपीए अगर हम देखते हैं नॉन परफॉर्मिंग एसेट, जो लोन एडवांसेस दिए गए हैं अगर वो 90 डेज से ज़्यादा हो जाते हैं और उसकी किस्त नहीं आती है तो एनपीए में चला जाता है। और उसी के साथ से यहाँ पर एनपीएस को अलग अलग तरीके से क्लासीफाई किया जाता है, लोन एसेट्स, स्टैंडर्ड, सब स्टैंडर्ड एंड डाउटफुल। ये कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जानबूझकर पैसा नहीं देते हैं, मतलब उनके पास होता है लेकिन वो देना ही नहीं चाहते बैंक को किस्त, वो भाग जाना चाहते हैं, उनको हम कहते हैं विलफुल डिफॉल्टर्स। तो विलफुल डिफॉल्टर्स जो है उनका भी आउटस्टैंडिंग अमाउंट 25 लाख एंड अबव। विलफुल डिफॉल्टर कब होता है, जब वो पैसे भरने की हालत में हो लेकिन फिर भी वो ना भर पाए, है ना, मतलब कैपेसिटी टू पे उसकी कैपेसिटी है, उससे जो फंड है वो कहीं ऑफशोर ट्रांसफ़र कर दिए है, मतलब उसके पास थे लेकिन उसने जानबूझ के नहीं देना है, इसलिए मतलब जानबूझ के नहीं देने वाला, है ना। तो ये कुछ क्राइटेरियाज है जहाँ पर हम ये बोल सकते हैं कि विलफुल डिफॉल्टर है। इमूवेबल या मूवेबल एसेट जो है वो यहाँ पर उसने ट्रांसफ़र कर दिए कहीं और, इक्विटी हैविंग एबिलिटी डू सो, लेकिन फिर भी उसने नहीं किया। लार्ज डिफॉल्टर्स भी है और स्मॉल भी है, लार्ज डिफॉल्टर्स भी काफ़ी सारे हमारे यहाँ पर देखने को मिलते हैं। देन इंटर क्रेडिटर अग्रीमेंट एक आता है, डिफ़ॉल्ट बाय द गवर्नमेंट ओन्ड राष्ट्रीय इस्पात निगम, है ना, फोर्स लीडर टू सीक कवर थ्रू इंटर क्रेडिटर अग्रीमेंट। मतलब आईसी अगर हम देखते हैं तो टर्म्स एंड एलोकेशन जो कोलेट्रल कॉमन लीडर्स के बीच में होता है वो यहाँ पर देखा जाता है। बोरोर राइट एंड पोजीशन यहाँ पर आती है, कोलेट्रल जो प्रायोरिटी रहेगी वो सब लेकर। तो ये बेसिकली नॉर्मल चीज़ है, कुछ इसमें खास समझाने वाली चीज़ नहीं है। इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड यहाँ पर लाया गया, क्यों लाया गया, जिससे कि जो एनपीएज है उनको कम किया जा सके। जो इंसॉल्वेंट बताए जा रहे हैं, खुद को दिवालिया घोषित कर रहे हैं, उनको यहाँ पर रिजॉल्व कर सके हम,
वो चीज़ जो उसको रिजॉल्व कर सके। तो यहाँ पर प्रोफेशनल जो है वो यहाँ पर अपॉइंट किए गए जिससे कि जो चीज़ें हैं उसको जल्दी रिजॉल्व की जाए। बैंक करप्सी लॉ यहाँ पर लाया गया है इंसॉल्वेंसी एंड बैंक करप्सी सिंगल लॉ में, ठीक है। बैंक करप्सी मतलब क्या, दिवालिया किसी ने घोषित कर दिया है, तो उसमें अलग अलग हमारे पास ऑप्शंस होते हैं। आईबीसी इसमें क्या है, इसमें जो प्रोफेशनल्स है मतलब कई ऑप्शंस होते हैं, जैसे कि प्रोफेशनल जो है वो चला गया किसी के पास कि भाई आपने लोन जो है वो दिया नहीं है, क्या दिक्कत है। वो बोलेगा कि मेरा बैंक, मेरा मतलब कंपनी जो है जो मैं कर रहा था वो इतनी चल नहीं रही है। तो ऐसे सिनारियो में जो कंपनी है उसको कैसे चलाया जा सकता है उसके ऊपर निवारण देखना, या फिर कुछ एक्सटेंड कर देना, उनका जो 5 साल का था 10 साल का कर देना, जो इंटरेस्ट उनका था 15,000 20,000 30,000 उसको कम करके 10,000 कर देना, और जो कालावधि है वो बढ़ा देना, मतलब उनको 20 साल के लिए देना 30 साल के लिए कर देना। ऐसी कुछ चीज़ें जो है उसको रिजॉल्व करने की बेसिकली यहाँ पर कोशिश जो है वो की जाती है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर आता है यहाँ पर इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बेसिकली एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जो कोड के अंदर डाली गई है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के अंडर में आती है। यही सब कुछ देखना, फंक्शनिंग देखना, ये इसके अंडर में आता है। इसमें 3 मेंबर्स होते हैं, ठीक है। नॉट बिलो द रैंक ऑफ जॉइंट सेक्रेटरी इसमें आते हैं, ठीक है। 1 मेंबर टू बी नॉमिनेटेड बाय आरबीआई एंड 5 अदर मेंबर जो है नॉमिनेट किए जाते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। तो टोटल आपको ये मेंबर्स पता रहने चाहिए। देन नेक्स्ट यहाँ पर आते हैं हम एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी। अब ये क्या होती है, ये एक ऐसी कंपनी होती है जो यही जो मतलब बैड बैंक्स है, बैड लोन्स है उनको सही करना, बैड बैंक्स भी इनको अलग टर्म में कहा जाता है। अब देखिए क्या है, बैंक ने लोन दिया है ना, अब लोन दे दिया, अब ये क्या हुआ, ये इंसान जो है, ये बैंक इसको बोल रही है कि भाई मेरा पैसा जो है वापस दो। अब ये इंसान जो है वो बोल रहा है कि भाई क्या तेरा क्या मेरा, क्या लेकर आए थे क्या लेकर जाएंगे, अब ये जो तुमने दिया है ये मेरा ही हो चुका है, तो मैं तो फुर हो रहा हूँ। ऐसा यहाँ पर ही व्यक्ति ने तो कह दिया, अब लोन का पैसा वापस आ नहीं रहा है। अब इनके पास इसकी जो कुछ एसेट्स है वो तो पड़ी हुई होगी ना, मतलब समझ लो इसके जो प्लेन्स है, जो घर है वो पड़ा हुआ है, लेकिन बैंक इनका करेगी क्या, बैंक वहाँ पर थोड़ी खोल सकती है अपना जो व्यवहार है वो। तो इसलिए अब क्या होगा, ये हो गया इसके पास बैड लोन्स हो गए। अब ये इनके पास बैड लोन है, समझ लो 100 करोड़ रुपए के, ठीक है। ये जो एसेट है वो भली उनके पास कितनी की भी पड़ी हुई होगी, हो सकता है 60 करोड़ की हो, 70 करोड़ की हो, जितनी पड़ी हुई होगी। अब इसमें आता है, एंट्री होती है हमारे एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी की। तो ये एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी जो है वो बोलता है कि भाई मैं तुमसे ये सारी चीज़ें जो है, क्योंकि तुम्हारे पास बर्डन ही है ना ये जो रखा हुआ है, ये मैं तुमसे ले लेता हूँ, परचेस कर लेता हूँ। तो अब ये परचेस कर लेगा समझ लो 70 करोड़ रुपए में, ठीक है। बैंक के अब 100 करोड़ में 70 करोड़ तो आगे कम से कम, जो कुछ भी नहीं आने वाले थे, 70 करोड़ मिल गए। अब ये जो पूरी चीज़ें हैं ये इसकी हो गई। अब ये क्या करेगा, ये फिर से उसके पास जाएगा, ये बोलेगा कि भाई वही सब कि भाई एक काम करो, तुम इतना इतना पैसा जो है पे कर दो, मेरे को कर देना, कम इसमें भाव में कर लेंगे, थोड़ा बहुत ये कर लेंगे वो कर लेंगे। मतलब इसमें 70 करोड़ में उसने खरीदा, कोशिश करेगा कि 80 करोड़ 90 करोड़ जितनी भी ये दे पाए उसको भी डिस्काउंट मिले, इसको भी डिस्काउंट मिले। वो नहीं होगा तो भाई ये दूसरा कबाड़ी में भेज देगा। कबाड़ी में इन द सेंस, कबाड़ी में वैसा नहीं बेचा जाता है, लेकिन फिर ये करेगा कि सेल ऑफ करने की कोशिश करेगा उसको, क्योंकि ग्राहक ढूंढना ये बैंक का काम नहीं है। बैंक कहाँ से ग्राहक ढूंढेगी ये सब देने के लिए, ऑक्शनिंग ये सब। तो ये सब कुछ जो है वो एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी वाला कर देगा। अब ये भी है कि एसेट रिकंस्ट्रक्शन को, कि एसेट जो उसने लिए गए हैं मैक्सिमम 8 ईयर्स में उसको रिजॉल्व करना ज़रूरी है, ठीक है। तो ये चीज़ भी एक इम्पॉर्टेंट यहाँ पर आ जाती है। फंक्शनिंग जो है किस तरीके से होता है, एसेट एक्विजिशन वो करता है, सिक्योरिटी रिसीट्स एंड मैनेजमेंट फीस, ये सब कुछ उसकी होती है। तो ये आप जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया उसी में से है, कुछ टेक्निकल चीज़ें हैं यहाँ पर जो आप यहाँ पर पढ़ सकते हो, ठीक है। देन उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर हम आते हैं हाउस होल्ड सेविंग रेट्स पर। अब देखिए हुआ क्या है ना, आरबीआई का जो डिप्टी गवर्नर है उन्होंने कहा हाउस होल्ड सेविंग रेट्स ये टॉप नेट लीडर्स रहेंगे इकोनॉमी में कमिंग डेकेड्स में। हाउस होल्ड सेविंग मतलब क्या है कि भाई इसको दो इसमें कैटेगराइज किया जाता है, एक है फाइनेंशियल, दूसरा है फिजिकल। फाइनेंशियल में डिपॉजिट जो हम बैंक में डिपॉजिट कर रहे हैं, लाइफ इंश्योरेंस फंड जो लिया जा रहा है। फिजिकल सेविंग अगर हम देखते हैं तो उसमें फिजिकल एसेट जो हमें देखने को मिल रहे हैं, गोल्ड है, सिल्वर है, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा ऐसा कहा गया है। फैक्टर जो इन्फ्लुएंस करता है हाउस होल्ड सेविंग रेट्स को कि भाई इनकम लेवल कितनी है, इनकम अगर बहुत ज़्यादा है तो वो उस हिसाब से रहेगा। इंटरेस्ट रेट, अगर इंटरेस्ट रेट बहुत ही कम मिल रहा है बैंकों में तो भाई अपने पास ही जमा रखो ना, काय को बैंक में डालना है। इन्फ्लेशन, महंगाई कितनी है,
वो भी यहाँ पर आता है। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी कितनी है कि भाई ऐसा है कि बैंक में डाल दिया, बैंक बंद हो गई तो क्या करेंगे, घर पे ही रखो। सोशल सेफ्टी नेट्स जो है वो कितने हैं कि भाई अर्जेंटली अगर मेरे को पैसे की ज़रूरत पड़ गई, जैसे कोरोना के टाइम पे हो रहा था ना, अर्जेंटली पैसे की ज़रूरत पड़ गई, क्या करेंगे, अपने पास कैश जो है वो जमा रखो। तो ये हमें देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये सारे फैक्टर्स, कौन कौन से फैक्टर इन्फ्लुएंस करते हैं, ये भी आपको एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। तो यहाँ पर पार्ट फर्स्ट जो है उसका एंड होता है। ये इम्पॉर्टेंट इसलिए था क्योंकि इसमें कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा थे। बाकी हम जो बाकी की चीज़ें हैं वो थोड़ी फास्ट भी कवर कर सकते हैं क्योंकि कॉन्सेप्ट जो है कम हो जाते हैं। ये बेसिक कॉन्सेप्ट था जो आपको पता रहना बहुत ज़रूरी था, और इसी के बलबूते पर पूरी इकोनॉमी जो है वो टिकी हुई है, और इसी के बलबूते पर आपको मोर देन 50% ऑफ मार्क जो है यूपीएससी के क्वेश्चंस में वो मिल सकते हैं। तो मिलते हैं हम अगली वीडियो में। जय हिंद।